सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ इमेच्योर इंटेलेक्चुअल्स। रहेगा तो अभी हम लोग कुछ ऐसे ना मूवीज छोड़ के बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव टॉपिक जो हम लोग सोचे थे। नहीं, लोग बोल रहे थे कि आप बहुत प्रेडिक्टेबल हो रहा है, प्रेडिक्टेबल हो रहा है। लोग नहीं भाई, एक ही बंदा बोला था। अच्छा, अभी कमेंट कर लो क्या टॉपिक होने वाला है। जस्ट गेस करो, फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। टाइम स्टैम्प लगा देना तो ठीक है, पता कितना? चलेगा। 10 सेकंड? नहीं, मतलब 5 सेकंड का वो कमेंट में टाइम स्टैम्प लगाते हैं ना। हाँ, तो पता चलेगा, ठीक है। तो मैं शुरुआत में, हम लोग सबके पास एक ऐसी टॉपिक है जो हम लोग में से किसी को नहीं बताया गया है, बस वो बंदा टॉपिक स्टार्ट करेगा और हम उसे डिस्कशन करेंगे। तो हमें प्लीज, क्या आप अपना पहला टॉपिक रख के स्टार्ट कर सकते हैं? मेरा जो टॉपिक है ना, उसका जनरल मोटिव एक है, बट वो टॉपिक एक पार्ट में नहीं है, मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो देखो, स्टार्ट कुछ ऐसा होगा कि हर कोई बोलता है कि इंडिया के लोग बहुत टैलेंटेड है, ठीक है, इंडिया एक बहुत अच्छी कंट्री है, ऐसा वैसा है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वाई इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। वो जो डेवलपिंग का स्टेटस है, क्या वो कभी डेवलप्ड में आ भी पाएगा? अगर आप एक बहुत डीप नजरिए से देखो तो आप लोग बोलते हैं, मतलब आप न्यूज़ में देखो, न्यूज़ चैनल्स में देखो या बुक्स में पढ़ो, तो हमें बताया जाता है कि हम इतने साल में डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड हो जाएंगे। क्या सच में उतने टाइम में डेवलपिंग से डेवलप हो पाएंगे कभी? क्या आपको लगता है कि अगर आप डेवलपिंग से डेवलप तक पहुंचोगे तो जो डेवलपिंग से डेवलप का स्टेटस जो होगा, क्या वो वहीं पे कांस्टेंट होगा? वो नहीं चेंज होगा। और दूसरी बात कि एक कंट्री को चलाने के लिए सबसे बड़ा जो रोल होता है, जो हम लोग बोलते हैं, जो हमारा फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, मीडिया, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है कि जो मीडिया है वो किस तरह से लोगों तक बात पहुंचा रहा है, किस तरह से लोगों तक पोर्ट्रे कर रहा है। अगर हम इंडियन मीडिया की बात करें तो काफी, आप कह सकते हो, एक बिकाऊ सा सिनेरियो दिखता है मुझे इंडियन मीडिया काफी हद तक करप्ट हो चुका है। हाँ, तो आप मुझे ऐसा, मैं सबसे पहले आदर्श आपसे पूछने आऊंगा, ये डेवलपिंग से डेवलप्ड का जो हमारा रेस है जिसमें हमें दौड़ना है, क्या हम डेवलप्ड यानी जो हमारी फिनिश लाइन है, कभी वहां तक पहुंच भी पाएंगे? वेल, बहुत ही ऑसम क्वेश्चन है और इसका आंसर मैंने आपको सच बता दूं, 2 दिन पहले मिस्टर कैप्टन, हमारे आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन रघु रमन ने, उनकी स्पीच में मैंने इस चीज को देखा है। उन्होंने इस चीज का बहुत ही अच्छे से आंसर दिया है। उन्होंने डेवलपिंग को, जो डेवलप्ड है, उसको डिफाइन किया पहले कि डेवलप्ड क्या होगा। यहाँ पे कि आसपास जो हमें जो नॉर्मल जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब के जो शॉर्टेज है, फूड के शॉर्टेज, इससे जूझना ना पड़े, तो हम लोग कंसीडर कर सके हम लोग डेवलप है। और ये जो फैक्टर है इंडिया के लिए, जो डेवलप होने का फैक्टर है ब्रो, ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा। इट्स बिकॉज नंबर 1 फैक्टर आता है पॉपुलेशन एकदम। लेकिन एक फैक्टर इसका ये भी कि अगर इंडिया डेवलप हो जाता है तो इंडिया ही एक ऐसा कंट्री होगा जो दुनिया के मोस्ट डेवलप विद द मोस्ट सक्सेसफुल ऑडियंस के साथ डेवलप होगा। क्योंकि अमेरिका डेवलप है लेकिन उनकी ऑडियंस कितनी, 30 मिलियन की है, तो उनके देश में सिर्फ 30 मिलियन लोग डेवलप है। लेकिन जब इंडिया डेवलप होगा तो 150 करोड़ लोग से ज्यादा डेवलप होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 140 करोड़ को साथ में डेवलप करना है। करेक्ट, ठीक है, ये सबसे, यानी इनडायरेक्टली अगर वो 140 करोड़ डेवलप होंगे तब कंट्री डेवलप होगी। तो क्या आपको लगता है कि वो 140 करोड़ डेवलप हो पाएंगे? क्योंकि एक नजरिए से अगर आप देखो कि अगर जिसको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, तो उसको ये पता चलता है कि इंडिया उसकी कदर नहीं कर पा रहा है, तो वो फॉरेन में चला जाता है। इनडायरेक्टली वो इंडिया को नहीं मदद कर रहा है, वो फॉरेन इकोनॉमी को सपोर्ट दे रहा है। करेक्ट। फिर अगर दूसरी नजरिए से, जब मतलब कोई अगर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वहां पर उसके सामने एक बहुत बड़ा बैरियर आ जाता है, जो हाई क्लास लोग हैं वो अपने लेवल पर उसको आने नहीं देते। ये इंडिया में हम देखते हैं, ऐसा बहुत बार होता है। ये सारी जो चीजें, और एक बहुत बड़ी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, करप्शन, जो हर फील्ड में आ चुका है अब तो। यहाँ तक कि आर्मी में भी आप कह सकते हो करप्शन आ चुका है। तो आप कह सकते हो जब तक करप्शन नहीं खत्म हो सकता तब तक जो डेवलपिंग से डेवलप के बीच में एक बहुत बड़ा हर्डल है, ये खत्म होना बहुत मुश्किल है। और करप्शन आपको क्या लगता है कभी खत्म हो पाएगा? वेल, टू बी ऑनेस्ट, टू बी रियली ऑनेस्ट, करप्शन जो है वो दो हाथ की ताली है। ठीक है, एक यहाँ से बंदा है जो काम कर रहा है और एक है जो उसको काम करवाने के लिए पैसे दे रहा है। ठीक है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं? अपना टाइम बचाने के लिए। अगर इस दोनों के अंदर अगर एक बंदा भी अगर सुधरा हुआ हो तो दूसरा बंदा, लाइक, आई डोंट थिंक सो कि ये करप्शन जिस लेवल पे अभी काम कर रहा है ये हो पाएगा। आपने बोला ना कि टाइम बचे, तो गवर्नमेंट को ऐसा करना पड़ेगा कि जो प्रोसेस है वो और फास्ट हो सके। जैसे कि जुडिशरी में भी बहुत स्लो टाइम ये होता है, फिर कोई काम करने जाएंगे गवर्नमेंट का तो बहुत स्लो होता है, तो वहाँ पर भी डेवलपमेंट करना जरूरी है। यही मेरा मुद्दा है। और एक कंट्री में डेवलपमेंट कैसा होता है, जब एक अपर क्लास में, बोल रहा नहीं कि बहुत ज्यादा जो अमीर है उन लोग नहीं, बट अपर क्लास और एक जो सबसे लोअर क्लास है उसके बीच का डिफरेंस कितना कम है, बट इंडिया में बहुत ज्यादा है। अब देखो, एक जो बहुत अच्छा लाइफ जी रहा है और एकदम बहुत ही बेकार लाइफ जी रहा है, उसके पास कुछ नहीं, खाने के लिए भी नहीं है, घर नहीं, ऐसा नहीं है। और इंडिया में बोलते हैं कि मिडिल क्लास लोग ज़्यादा है, बट मिडिल क्लास लोग 2 से 3% है सिर्फ। जो मेजोरिटी 60% है वो पुअर क्लास में आता है, बीपीएल में, लोअर क्लास में आता है। जैसा कि अगर हम अपनी बात करें
तो हमें ऐसा लगता है कि हम मिडिल क्लास है, बट हम मिडिल नहीं, हम लोअर मिडिल क्लास है। लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास के जो मिडिल क्लास है उसमें हम अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के साथ लगता है कि वो मिडिल क्लास है, वो लोअर मिडिल क्लास है। और अमित ने जो पॉइंट आउट किया लोअर मिडिल क्लास, जो इन लोग का जो आप एरिया देखोगे, जो चौल हम लोग कंसीडर करते हैं, हाँ, जहाँ पे लोग रहते हैं, इस रीजन से इन लोग को लोअर मिडिल क्लास कंसीडर किया जाता है। हाँ, एकदम जो स्मॉल अपार्टमेंट्स वाले होते हैं उनको मिडिल क्लास कंसीडर किया जाता है। तो मैं अब जैसे बात हो रही है डेवलपमेंट की, वो एक फैक्टर है। हाँ। सो जो ये चौल वाला जो फैक्टर है ना, ये बहुत बहुत मेजर इशू है, क्योंकि इसको पूरा क्लीन अप करना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उसके लिए प्रॉपर हर एक को, क्योंकि जितना आप देखोगे मुंबई सिटी में मोस्ट ऑफ द बंदे रेंट पे रहते हैं एकदम। अब अगर आप चौल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियर कर रहे हो तो उसका मतलब आपको उन लोग को घर से निकालना पड़ेगा। हाँ। अब वो मुंबई में कहीं वो रेंट पे क्यों रह रहे थे, क्योंकि उनके पास घर नहीं है है, नहीं, obvious तो सी बात वो वहां से निकलेंगे, जो भी यहाँ गांव से आए थे यहाँ पे मेजरली काम करने, जो भी वर्कर्स मेनली होते हैं वो काम करते हैं आके यहाँ पे। अगर आप वो लोग वहां से निकाल दोगे तो डेवलपमेंट के लिए कोई वर्कर नहीं बचेगा। एकदम सही बात। So ये जो factor है, ये भी बहुत important एकदम है। बराबर। और दूसरा पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं ना कि डेवलपमेंट में भी एक क्लास डिवाइड हो जाती है। हाँ। कि लोअर क्लास को इतना ही डेवलपमेंट सेक्टर दिया जाएगा, उनके लिए इतनी चीजें, अपर क्लास को बहुत ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि उनका पैसा बड़ा है ना, तो डेवलपमेंट भी वो खरीद लेते हैं। अब आप देखो कि हम लोग जब डेवलपमेंट चाहते हैं, अब आप एक सिनेरियो देख लो कि जियो फाइबर का एक प्रोजेक्ट है, मतलब जो जियो फाइबर है, अब बहुत अच्छी चीजें आपको मिलती है, 1 साल आपको यहाँ प्रीमियम मिलेगा, ये सारी चीजें, वो सारी चीजें। अब अगर आप एक कंट्री में इकोनॉमिकली अब स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो कंट्री को, तो आप चाहते हो ऐसे प्रोजेक्ट हर जगह जाए, ठीक है, हर जगह जाए। अब जो चौल वाले हैं, ऐसा नहीं कि चौल में भी उनका घर बहुत खराब है तो रहते नहीं है, भले से छोटा सा घर, बट उसमें भी एसी है, फ्रिज है, ठीक है, एलईडी टीवी है, वाईफाई वो भी यूज करते हैं। बट जियो का प्रोजेक्ट कैसा है कि ये जो जियो फाइबर है ना, ये चॉल्स में नहीं है, ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रहेगा, ये सिर्फ ऑर्गेनाइज सोसाइटी में। अब ये जो चीज है आप देखो, एक तरह से ये भी डेवलपमेंट रोक रहा है ना, उन तक पहुंचता तो शायद और इकोनॉमी बूस्ट होती। तो उन्होंने, बट जियो क्या कर रहा है, प्रोफेशनल ऑडियंस उनको टारगेट कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो डेवलपमेंट में हर्डल बनती हैं। और जो दूसरी बात मैं बोलूंगा कि मास मीडिया जो हमारी है, सॉरी मास मीडिया बोलना, मल्टी मीडिया, जो हमारी टीवी है, जो न्यूज है, उनका कितना बड़ा रोल है। आप लोग उनके रोल को कैसे डिफाइन करते हो और उनको क्या करना चाहिए जो वो नहीं करते। ऐसा मुझे मैं पहले क्वेश्चन मासूम से पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से चैनल्स हैं जिनको आपको लगता है बहुत ज्यादा बायस हो जाते हैं, पूरी तरह से नाम मत लो बट आप अंदेशा दे सकते हो, और ऐसे कौन से चैनल है जो आपको लगता है कि वो बहुत डिसेंट खबर दिखाते तो हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कोई भी चैनल आपको एकदम अच्छी खबर नहीं दिखा पाता। बहुत सारे चैनल ऐसी खबर दिखाते हैं जो हमको अच्छी लगती है बट दूसरे को ना पसंद हो। तो आपका इससे क्या लेना, मतलब ओपिनियन क्या होगा? मतलब मोस्टली जो चैनल्स होते हैं उसका मेन गोल होता है कि टीआरपी मिले और ऑडियंस बैठे कितने देर देखे, है ना। हाँ, यही तो वो चीज़ करने के लिए आप क्या करते हो लोग कि पॉलिटिकल जो मुद्दे होते हैं या फिर जो कंट्रोवर्शियल होंगे, जहाँ पर लोग एक ओपिनियन बना ले अपना, हाँ। वो चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं, रादर देन कि जहाँ पर जैसे इकोनॉमी की बात हो रही है कि इकोनॉमी कम हो रही है हमारी, है ना, जीडीपी गिर रहा है या फिर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हाँ। ये सब बातें आपको मीडिया में देखने मिलेंगी नहीं ज़्यादा। एम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है, फिर ये भी बोर्ड्स को लेकर जो इश्यूज इतने सारे हुए, ये सब बातें जो है ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए। हाँ। और मीडिया जो ऐसी चीज़ है कि हर बंदा मीडिया में जो आ गई बात तो भरोसा कर लेते हैं, चाहे वो सच हो या झूठ हो, क्योंकि मीडिया में आ गया, टीवी में आ गया, मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उनको उस पावर का इस्तेमाल जो है ना सही तरीके से करना चाहिए और ऐसी चीज़ें दिखानी चाहिए जहाँ पर कंस्ट्रक्टिवली लोग सोचे, है ना, और ना कि कंट्रोवर्शियल चीज़ें दिखा के और दिमाग खराब कर। वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि ये सब चीज़ों में बंदे इंक्लूड हो जाएंगे ना, तो फिर डेवलपमेंट या फिर जो चीज़ें और होनी चाहिए गवर्नमेंट के हिसाब से वो चीज़ों में ध्यान ना जाए, लोग का डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पर डालते हैं। अब मैं आदर्श से एक चीज पूछना चाहूंगा, उसके बाद अमन बोल सकता है। आदर्श, आप लिटरेसी को कैसे डिफाइन करते हो? व्हाट इज, मतलब आपके हिसाब से लिटरेसी क्या है? अगर मैं गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो गवर्नमेंट 2011 तक जब वो लिटरेसी देखते रहे तो बंदा अगर साइन कर दिया मतलब वो लिटरेट है, एकदम ठीक है, उस हिसाब से वो लिख दे। लेकिन मेरे हिसाब से एक लिटरेट बंदा वो है जो, जैसे अभी मासूम ने क्या बोला कि वो इस चीज को दिखा रहा है। अभी क्या बंदा है, बहुत सारे लोग, क्या मैं अगर अभी ये बोल दूं कि बहुत सारे लिटरेट भी इलिटरेट है, इस परस्पेक्टिव से कि बंदा अगर सामने दिखा रहा है कि वो XYZ हिंदू मुस्लिम राइट्स यहाँ पे हुआ, ये सब हुआ, वो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जो एक लिटरेट बंदा है वो देख के समझेगा कि ये लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ऐसी चीज एक्चुअल में नहीं है। पर जो इलिटरेट है वो देखिए, अरे भाई इसने ये कर दिया, अरे बाबरी मस्जिद ये कर दिया। वही मैं बोलना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से लिटरेट क्या होगा? मेरे हिसाब से लिटरेट वो जो उस चीज को समझ ले, रैशनली सोच सके, ना कि इमोशनली। वो एक जो बैलेंस है ना, वो बैलेंस क्रिएट कर पाए कि ये जो दिखा रहा है एंड एक्चुअल में क्या एक्चुअल में हो रहा है, समझ रहे हैं? और हमें पढ़ाया क्या गया है कि लिटरेट क्या होगा? हमें नॉर्मली क्या पढ़ाया गया है
जो साइन कर ले, जो पढ़ ले, जो थोड़ा पढ़ ले, हाँ, पढ़ वो लिख लिटरेट ले, हो जाएगा। हाँ। बराबर। मीडिया लिटरेट को किस तरह से पोर्ट्रे करती है, लिटरेट क्या होगा, ऐसा मीडिया कैसे पोर्ट्रेट करती है? जैसे अभी मासूम ने बोला कि टीआरपी वाला मेनली मैटर होता है मीडिया में, कि उनको टीआरपी चाहिए रहता है। तो वो टाइप के ऑडियंस को टारगेट करते हैं, जैसे कि हम लोग के फादर हो गए, उनके फादर हो गए, तो उनको टारगेट किया जाता है। और मेन फैक्टर क्या है ना उनका, ये जो अभी आदर्श ने बोला ना कि रैशनली नहीं सोचते वो। हाँ। तो वो जो इरेशनल है ना, वो फैक्टर मीडिया को अच्छे से पता है कि कहाँ पकड़ना है। तो वो इरेशनली वो लोग ऐसा न्यूज़ दिखाते हैं जो हम लोग के ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, उनको डायरेक्ट उनके इरेशनल फैक्टर पे हिट करता है और उनको वो परफेक्ट लगता है कि हाँ ये यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा हिंदू के साथ क्यों हो रहा है, ये ऐसा मुस्लिम के साथ क्यों हो रहा है। सो वो जो बात होती है ना, जब तक ये एज ग्रुप है ना रैशनली सोचने नहीं लगेगा ना, तब तक मीडिया में चेंज आना बहुत मुश्किल है। एकदम पॉइंट वाली बात पकड़ी, क्योंकि अपने यंगर एज को रैशनली सोचते हैं वो लोग, उनको पता है कि कहाँ कितना फैक्टर लगता है, कहाँ कितना पॉलिटिक्स घुस रहा है। एकदम इनको क्या लगता है कि नेता बैठ के बस डिसीजन देते हैं, बट नेता पूरे अंदर तक बैठे रहते हैं। एक लास्ट पॉइंट मैं इंक्लूड करूंगा। एक डॉक्यूमेंट्री है इंडिया के ऊपर, हरियाणा के एक गांव में जहाँ पे बैठक सिस्टम होती है। वहाँ पे नो इट्स नॉट पंचायत, ये बैठक सिस्टम अलग है। इसके अंदर क्या होता है, एक परिवार के पास 2 रूम होना अनिवार्य है। एक रूम में सारी औरतें रहेंगी, एक रूम में सारे मर्द रहेंगे, मिलना बैन है। खाना पीना है ना, उन लोग बीच में आके वो ट्रेड करेंगे। ये बैठक सिस्टम है हरियाणा का। इस डॉक्यूमेंट्री से और इसके साथ ये लोग ने, ये मैं बता रहा हूँ कि ओल्ड में ऐसा क्या होता है। अभी हम लोग इससे रैशनली क्यों सोच रहे हैं? हमारे दोस्त कौन है? हमारे दोस्त में क्रिश्चियंस भी आ रहे हैं, मुस्लिम्स भी आ रहे हैं, हिंदू भी आ रहे हैं। तो अगर अभी कहीं कोई बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है ना हिंदू मुस्लिम की, तो हम लोग थोड़ा रैशनल सोच रहे हैं, नहीं यार मुस्लिम तो ऐसा नहीं होता, नहीं यार हिंदू तो ऐसा नहीं होता, मेरा दोस्त है वो तो अच्छा है। लेकिन जो पुराने हमारे डैड लोग हैं ना, वो लोग इस कम्युनिज्म में, जो नॉट कम्युनिज्म, कम्युनिटी में फंस गए थे। वो समझ रहे हो आप? उनके जो दोस्त है, अगर वो हिंदू है भाई, उनके सारे दोस्त हिंदुओं में, मुस्लिम है सारे दोस्त मुस्लिमों में। तो जो उनको जो एक ओपन जो मिल जाता है ना, ओपन नॉलेज सिस्टम, वो उन्हें नहीं मिलता। एकदम। अब जैसा मैं बोल रहा हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने न्यूज में देखा था, मेरी बात को ज्यादा हार्श मत समझना लोगों को, बस मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या बताया था, किस तरह से पॉइंट को पोर्ट्रे किया था। उस पर बहुत बड़ा एक बवाल खड़ा हो गया था कि एक मिनिस्टर थे हरियाणा के, उन्होंने क्या पॉइंट रख दिया था, जो मतलब आप लोगों को डिसाइड कर लेना कि गलत है या सही था, वैसे सबका ओपिनियन नाम ही होगा। उन्होंने ये पॉइंट रख दिया था कि आने वाली सरकार के टाइम पर, मतलब उन्होंने सोचा बहुत सही था बट पॉइंट काफी गलत बोल दिया उन्होंने। उनका कहना था कि आने वाली सरकार को ऐसा उनको लॉ पास करना चाहिए कि जैसा सब अभी नारा है ना, मतलब एक तरह से लॉ नहीं है, बस एक आप कह सकते हो गवर्नमेंट आपको बोलती है बच्चे 2 ही अच्छे, आपको 2 ही बच्चे करने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 2 ही बच्चे करो उससे ज्यादा नहीं कर सकते, बट उनका ऐसा करना था कि गवर्नमेंट को रूल ला देना चाहिए कि जिसके पास 2 बच्चे हो गए उसके बाद उसकी नसबंदी हो जानी चाहिए, ऐसा उनका कहना था। और जिसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया था पूरे पार्लियामेंट में। तो अगर एक तरह से देखें तो पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, दैट्स अ पॉइंट, बट आप किसी इंडिविजुअल को पकड़कर आप पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका क्या कहना है? देखो लैंड जो है हमारे पास वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है। अब हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए लैंड नहीं बढ़ा सकते। तो ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसको मैं बोलना चाहूंगा पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अभी भी गिनने के लिए हम 120 करोड़ गिनते हैं, बट रोज 130 करोड़ गिनते हैं, 20 करोड़ गिनते हैं, बट रोज कोई ना कोई पैदा तो होता है ना। और पैदा होने वाले लोगों की जो रेट है वो मरने वालों से ज्यादा है, बहुत ज्यादा होती है, बराबर। तो 140 या 150 करोड़ भी बोले तो आप गलत नहीं बोलोगे अपने आप को, ठीक है। तो ये जो पॉपुलेशन का फैक्टर है, ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को थोड़ा पीछे करता है, बहुत करता है, बराबर। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पॉपुलेशन का फैक्टर है इसको अपने एडवांटेज में कैसे यूज कर सकते हैं? और अगर एडवांटेज में यूज भी किया जाए तो उनका भी फायदा होना चाहिए ना, क्योंकि हर इंडिविजुअल कंट्री के लिए नहीं सोचेगा, हर इंडिविजुअल अपना फायदा नहीं सोचेगा। कोई कंट्री छोड़ के जा रहा है तो क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको कंट्री में उतना चीजें नहीं मिल पा रही है ना, बराबर, इसीलिए वो बाहर जा रहा है। तो हर कोई कंट्री के लिए नहीं सोचेगा, हर कोई अपने लिए सोचेगा। तो गवर्नमेंट को ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो अपने लिए सोचे तो कंट्री का फायदा हो जाए, ये मेरा पॉइंट है। हमारे जो ओल्ड गवर्नर थे राजन जी, उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए एक इंटरव्यू के अंदर ऐसा कहा था कि आप लोग बहुत ज्यादा प्राउड होते हो ये कहते हुए कि सत्य नदेला जो है हमारे यहाँ के, इंदिरा नूई जो है हमारे यहाँ की, सुंदररंजन पिचाई यहाँ के, सैंडिस्क कंपनी के जो सीईओ वो भी हमारे यहाँ के, ठीक है।
तो वो ऐसा बोलते हैं दिस इज नॉट अ थिंग टू बी प्राउड। हाँ, वो बोलते हैं अगर हम लोग वो 1/6 अगर हम दुनिया के 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन है, पर हमारे यहाँ से जो नोटेबल लोग हैं, नोटेबल एल्यूमिनाइज है इंडिया के, वो नंबर्स में परसेंटेज में नहीं ले सकते आप। नंबर्स में, वो नंबर्स में तो इंडिया में भी नहीं है, इंडिया में भी नहीं है, वो फॉरेन के अंदर है। तो इसका सोल्यूशन उन्होंने बहुत अच्छे से दिया था कि सबसे पहली चीज जो ये हो सकती है कि हमारी जो नई जनरेशन आने वाली है, एक वर्कफोर्स तैयार करना, एक स्किल वर्कफोर्स अगर नहीं भी तैयार करे तो एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि उनके अंदर एक स्किल आ जाए। अगर हम वर्कफोर्स नहीं देंगे, अगर उसके पास स्किल है ना, वो खुद से वर्कफोर्स ले लेगा खुद के। एकदम बराबर, समझ रहे हो? तो ये एक तरीका है कि जिससे हम अपनी खुद की क्या बोल सकते हैं, हम खुद को जो है ना अपनी पॉपुलेशन को डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कर सकते हैं। और ये चीज मैं सिर्फ हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, ये चीज चाइनीज पॉपुलेशन डॉक्यूमेंट्री देख के मैं आया हूँ, मतलब देख के नहीं आया, स्पेशली मैं देख चुका हूँ उसे। तो उन्होंने क्या किया है, उनकी जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, उनको 2 स्किल उनके पास रही है, या तो वो आर्मी में, या तो उनके पास जो दूसरी चीज है वो मैन्युफैक्चरिंग में। दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब आज है चाइना। क्यों? उनके हर एक बंदे के पास मैन्युफैक्चरिंग की स्किल है। अगर वो बंदा कंपनी में नहीं काम कर रहा, वो बंदा खुद का स्टार्ट कर रहा है। और चाइना के अंदर वो कम्युनिज्म है, तो जो कम्युनिस्ट वो चीज फॉलो करते हैं, उसके अंदर एक चीज उन्हें बहुत अच्छे से मिलती है कि सारी चीज इक्वल पर है। वो बड़ी कंपनी को भी जितना एक्सपोर्ट ऑर्डर इंपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, इनकी कंपनी को भी उतना ही अगर चाहे तो उतना निकाल सकते हैं। बट इंडिया इज नॉट लाइक, इंडिया या तो कम्युनिज्म है या तो कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म के अंदर लाइक जो बड़े हैं उनको ज्यादा सपोर्ट कर दिया जाता है। तो अगर एक लेबर को स्किलफुल लेबर बना दिया जाए तो या तो कंपनी के लिए बेनिफिट होगा, या तो खुद के लिए कुछ ना कुछ करके बेनिफिशियल हो जाएगा। तो स्किलफुल लेबर करने का काम, और आगे से गांव के अंदर बहुत ज्यादा चल रही है, औरतों को सिलाई मशीन देना और आदमियों को जो दिहाड़ी ये सब सिखाना उन्हें। तो ये सब चीज गांव के अंदर चल रहा है। बट ये बहुत ही लाइक, अभी मैंने बोला, तुम्हें पता था कहाँ हो रहा है? अगर मैं बताऊंगा कोई पटियाला नाम का कोई गांव है, तुम्हें पता है ये कहाँ है, यहाँ पे हो रहा है, ये मैंने देखा तो मुझे पता चला। और बड़े स्केल में होना जरूरी है, क्योंकि करेक्ट इंडिया में भी बहुत कॉस्टिंग कम है। अगर कोई फॉरेन कंट्री इधर पे आना चाहे तो आ सकती है, सेटअप कर सकते हैं अपना कंपनी। लेबर कॉस्ट बहुत कम है चाइना के जैसे ही, बट चाइना में लोग बहुत ज्यादा कम करते हैं क्योंकि वहाँ पर लेबर्स बहुत है। वैसे हमारे यहाँ पर भी अपने को और बढ़ाना पड़ेगा जो क्वांटिटी इन लोग की। जैसे कि बहुत सारे फार्मर्स भी है छोड़ के लेबर के इसमें आ सकते हैं, उन लोगों को लैंड वगैरह नहीं मिलती, ठीक है, अच्छे से यील्ड नहीं मिलती, पर उसके पास लैंड है बहुत सारा, तो वो चीज़ देकर वहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग हब खोल सकता है किसी कंपनी का। अब बहुत सारे लोग आ भी, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट ने चालू किया मेक इन इंडिया, तो एप्पल के फिर और भी बहुत सारे फॉरेन कंपनी से यहाँ पर सेटअप कर रहे हैं अपने प्लांट्स। वैसे और भी ज़्यादा सेटअप होंगे ना, तो फिर ये जो अपना पॉपुलेशन जो अभी वीकनेस है वो एक तरह से हम लोग का स्ट्रेंथ बन जाएगा, ठीक है। ज़्यादा लोग काम करेंगे तो ज़्यादा फिर अपना डेवलपमेंट भी उतना बढ़ेगा। एक पर्टिकुलर एक डॉक्यूमेंट, सॉरी अमन, बस थोड़ा सा पॉइंट है, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री थी मेक इन इंडिया को लेके। इसके अंदर उन्होंने क्या किया, व्हाई मेक इन इंडिया इज फेलिंग। अब हम लोग को लग रहा है क्यों फेल हो रहा है, उसके अंदर उसने अच्छे से बताया कि यहाँ पे इंडिया के अंदर जो स्किलफुल लेबर है, यहाँ पे अगर आप चाइना में जाएंगे ना, आपको एक पर्टिकुलर एक चिप अगर मोबाइल में फिट करना है तो आपको उसके लिए क्या एक लेबर चाहिए, वो कर देगा। इंडिया के अंदर लेबर ना बहुत कम है, इसके लिए ना उस बंदे को स्पेशली इंजीनियर हायर करने पड़ जाते हैं। इंजीनियरिंग कॉस्ट हाई है इंडिया के अंदर, इंजीनियर ज्यादा है। इंजीनियर को अगर हायर करो तो उसको कुछ आए ना आए, पर उसके पीछे जो टैग है इंजीनियर, कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो इस चीज से उन्होंने इसके प्रूव किया कि मेक इन इंडिया जिस लेवल पे सोचा गया है वो काम तो कर रहा है, लेकिन इट इज फेलिंग, काइंड ऑफ फेलिंग है मेक इन इंडिया। अभी तक उतना सक्सेस नहीं हो पा रहा है। वही चाइना जो अपने लेबर्स को बहुत पुश करता है, वो खुद से कैपिटल देता है कि तुम करो, तुम्हारा प्रोडक्ट बिके ना बिके वो जिम्मेदारी हमारी है, तुम बस बना के दो मेरे को, बाकी एक्सपोर्ट तो मेरे हाथ में। तो इस तरह से गवर्नमेंट को एक सिक्योरिटी सपोर्ट मिल जाता है, सिक्योर करना चाहिए। और इंडिया में आप लोगों ने नोटिस किया रहेगा ना, इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना बहुत वेव्स में जाती है। जैसे समझ लो अभी शेयर मार्केट की वेव आई थी, तो सबको शेयर मार्केट में जाना है, हाँ ट्रेंडी बहुत है। और फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप की वेव आई थी, तो सबको एंटरप्रेन्योर बनना है। बट मेन फैक्टर कहाँ से आता है ना, कि उन लोगों का बेस कैसा है। अभी आपको बेस से पढ़ाई करनी पड़ती है, पूरा जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। अभी मैं 36 ईयर ओल्ड का हूँ, तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता हूँ, बट मेरे को वो टाइम तक आते आते मैं 50 का हो जाऊंगा शायद। तो ये हिसाब में चलना चाहिए कि अब सब बोलते हैं कि बच्चे को खुद से डिसाइड करने देना चाहिए कि उसको क्या बनना है, क्या करना है, बट उसके लिए उसको उसकी बेसिक एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब तक उसको उसकी बेसिक एजुकेशन अच्छे से नहीं पूरी होगी तो उसके माइंड में क्लियरिटी नहीं आएगी। अभी मैं किसी 10th वाले स्टूडेंट को पूछ दूं, कोई एक फॉर्मूला पूछ दूं, तो उसको नहीं पता होता है। तो वो
वो एजुकेशन लेके वो अपना कैसे फ्यूचर डिसाइड करेगा, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत सही पॉइंट अमन ने यहाँ पर पिन आउट किया। बस एक चीज पहले मैं बता देना चाहूंगा कि यहाँ बैठ के हम देश की बुराई नहीं कर रहे हैं, हाँ, ना ही हम इंडिया के बारे में कुछ गलत उल्टा बोल रहे हैं, हम बस ये बता रहे हैं कि लोग कहाँ पर गलती कर रहे हैं जिसके से देश नहीं आगे बढ़ पा रहा है। और ऐसा क्या चीज है जो हम देखो देश के लिए, अब जैसे हम लोग भी कितना बोल रहे हैं, हम लोग भी अपने लिए करते हैं, ठीक है, बट हमारा कहना ये है कि अब हम अपने लिए ऐसा कुछ करें जिससे देश का फायदा हो। देश का फायदा खुद के लिए करो, अपने लिए इंडिविजुअल के लिए करो, बट कंट्री उससे आगे बढ़े। क्योंकि आप देखोगे ना, जो बाहर वाले लोग हैं, हम ऐसा बोलते जरूर है कि यार हम अपने बारे में, जब उनके बारे इंडिया के बारे में कुछ पूछा जाए तो बहुत एस्टॉनिशिंग आंसर देते हैं, बट कहीं ना कहीं इंडिया पुअर कंट्री, ये एक मेंटालिटी, एक माइंडसेट, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोला जाता है इंडिया को। थर्ड वर्ल्ड, अगर थर्ड वर्ल्ड तो और बुरा है, बिकॉज अगर कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलता है, इसका मतलब वो कंट्री कौन से क्राइटेरिया में है कि यहाँ पे जो लोग के अंदर जो क्या बोलते हैं, पैसे की कमी, पुअर, हाँ, पुअर बहुत है, क्राइम्स बहुत है, नॉट सेफ फॉर वुमेन। और ठीक है, चीज ऐसा बोला है। देखो आप बोलो, देखो इंडिया को पुअर कंट्री बोला था, बट इंडिया कभी पुअर कंट्री थी नहीं, कभी इंडिया पुअर कंट्री नहीं थी। आप कह सकते सबसे रिचेस्ट कंट्री थी, उसको पुअर बनाया गया। आप सोचो ना कि वैसे हाँ, हालात आए कि हाँ, इंडिया पुअर हो गया। इंडिया पुअर कंट्री था नहीं, पुअर कंट्री वो कि बना, आपने कोई चीज बनाई, पेंटिंग बनाई, वो गंदी बनी, वो आपने बनाई तब गंदी बनी ना। मैं कोई पेंटिंग बनाऊं बहुत अच्छी बनी, उस पर कीचड़ डाल के फिर उसको गंदा बोलूं, तो ये चीज गलत है ना। जो कंट्रीज हमें पुअर बोल रही है वही वो कंट्रीज है जिन्होंने ऐसा किया कि हम उस कंडीशन पर है, ठीक है। तो आप कह सकते हो इंडिया उस कंडीशन में था नहीं, उस कंडीशन में उसको लाया गया है। और चीजें ये लोग समझते नहीं है। आप कहोगे बहुत लोगों का यही मेंटालिटी है, हाँ यार सही बात है, हम सोने की चिड़िया थे, हम अभी भी है सोने की चिड़िया, सिर्फ हमारे पास सोना था इसलिए मैं सोने की चिड़िया नहीं बोली जाती थी। आप हमारे जो पास्ट के जो राजा रहते थे, हर कोई राजा सिर्फ बैटल में अच्छा नहीं था, उनकी मेंटालिटी देखिए, उनका माइंडसेट देखिए, कैसे वो राज्य को चलाते थे, तब इंडिया इतना पावरफुल था ना। सोना तो सिर्फ सोना ही हर चीज नहीं, पूरा सोने से सिर्फ देश नहीं चल सकता ना, देश तो एडमिनिस्ट्रेशन से चलेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर इंडिया के पास बहुत पहले से थी। आप कह सकते हो जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो भी चाणक्य नीति पर चलती है, ठीक है। तो चाणक्य कौन थे? इंडियन थे ना, फिर भी कितने रिकॉग्नाइज करते चाणक्य को। अगर आप सिर्फ जो ओल्ड वालों को छोड़ दो और बाहर देश में से किसी से भी पूछो कौन है चाणक्य, कोई बताएगा? बहुत कम बताएंगे बाहर वाले, जो चाणक्य नीति पढ़ा होगा या जो बहुत थोड़ा जानता होगा। लेकिन अलेक्जेंडर के बारे में पूछा तो इंडियंस भी बताएंगे, फॉरेनर्स भी बताएंगे। तो ये जो चीज है, यही ऐसी चीज है जो इंडिया को थोड़ी सी पीछे कर देती है बाकी कंट्री से, कि इंडिया के जो बहुत महान लोग हैं ना, हम आपस में उनके बारे में नहीं जानते। बाकी और जानना पहले की छोड़ दो, अभी की बात ही करते हैं। तो दो प्रॉब्लम है, एक तो जो यंग जनरेशन के पास जो है लिबर्टी बहुत कम है, अपने फ्यूचर को लेकर कुछ डिसाइड करना है, कहीं जाना है, मतलब 2-3 ऑप्शन ही देते कि इंजीनियरिंग करो, डॉक्टर करो, बड़े बट कोई और चीज़ में जाने का कोई सोच नहीं पाता, क्योंकि एक तो फैमिली का, फिर सोसाइटी का, और जो एनवायरनमेंट भी है उस हिसाब से कि यहाँ जाएगा तो पैसा नहीं है, पैसे के पीछे ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा है कि नॉलेज की इंडिया में वैल्यू नहीं है। मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, एजुकेशन की वैल्यू अलग है, नॉलेज एक अलग चीज़ है, ठीक है। किसी के मार्क्स ज़्यादा है बट जरूरी नहीं कि बस नॉलेज भी हो उतनी, ठीक है। स्किल्स 10th वाले अच्छे से रिलेट, 12th वाले और 10th वाले रिलेट कर पाएंगे एकदम अच्छे से, क्योंकि उसी वजह से जो है अपने इंडिया से बहुत सारे नॉलेजेबल पर्सन है बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन लोग को वो वैल्यू मिलती है, ठीक है। अभी इंडिया में कोई बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कर लिया, डिग्री कर लिया, उसको जॉब मिल जाएगी, बट एक बंदा जो बहुत स्किलफुल है बट उसके पास एक डिग्री नहीं है, तो फिर उसको रिकग्निशन नहीं मिलेगी, नहीं तुम्हारे पास कुछ है नहीं प्रूफ, मैं कैसे तुमको काम पे दे दूँ। बट वही चीज़ बाहर की कंपनी में जाएगा ना, तो उसका कंपनी में स्पेशल टेस्ट होता है जिसके हिसाब से उसको रिकग्निशन मिल सकती है, हाँ, वहाँ पर दिखा के कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग को एनवायरनमेंट बदलना पड़ेगा कि लोग स्किल्स की तरफ ज़्यादा जाए। और तीसरी चीज़ क्या है कि इंडिया में बहुत लोग अभी लेजी होते जा रहे हैं, जो नया ट्रेंड वगैरह, जो अमन ने कहा ट्रेंड के हिसाब से चलना, फिर नए प्लेटफॉर्म जो आ रहे हैं बहुत, टिकटॉक जैसे, शॉर्ट वीडियो जैसे, उन सब चीज़ों में घुसना। तो कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग और जो हार्ड वर्किंग वाला फैक्टर जो पहले हमारे इंडिया में होता था, वो सब अभी बहुत लैक कर रहे हैं यंग जनरेशन में। बहुत लोग कुछ आगे बढ़ना नहीं चाहते, ऐसा फील होता है। तो अमित ने जो पॉइंट बोला कि हमारे जो पुराने राजा महाराजा थे, सो उनका आप एक स्टेप देखोगे ना, तो उनका एक स्टेप वो कंसीडर करते थे कि कितने लोग का भला हो सकता है उसमें। अभी ऐसा कोई एक रेवोल्यूशनरी चाइल्ड नहीं मिला इंडिया को, कोई एक रेवोल्यूशनरी यंग एज ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जो इनोवेट कर दे। कुछ बहुत सालों में मैं नोटिस किया, मतलब मेरा एज अभी 19 का है, मैं इतने सालों में देख रहा हूँ कुछ एक रेवोल्यूशनरी इनोवेशन नहीं हुआ इंडिया में। और इंडिया में देख रहा हूँ कि बहुत रिलाय कर रहा है दूसरी कंट्रीज पे। कोई भी एक नया, समझ लो अभी
सोशल मीडिया चल रहा है बहुत। हाँ। तो इंडिया भी कुछ ना कुछ सोशल मीडिया निकाल सकता था, जो कि पूरे जैसे अभी मोस्ट डाउनलोडेड ऐप टिकटॉक हो गया। हाँ, सो ये एक बहुत ही बेसिक आइडिया था, बहुत बेसिक आइडिया था, कोई भी सोच सकता था, सिंपल, कोई भी सोच सकता था। अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि इंडिया की ऑडियंस इतना वो हो गई ना, रिलायंस उनमें इतना बढ़ गया है ना कि वो लोग सोचना ही छोड़ दिए कि कुछ करते हैं, कुछ नया करते हैं। और जो कर रहे हैं ना, जो कर रहे हैं उनका नंबर बहुत कम होते जा रहा है और उन लोग पे कोई ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। और हाँ, एकदम सही बात बोली अमन ने। दूसरी बात ये ना कि करने वाले चलो फिर भी मैं मानता हूँ एक अमाउंट में है, बट दूसरी बात ये ना कि वो सक्सेस नहीं मिल पाते उनको, क्योंकि एक और फैक्टर लोगों के माइंड में आ जाता है कि हम लोग फॉरेन को ज्यादा आप सुपीरियर समझते हैं ना। तो अगर मेरे सामने कोई एक इंडियन चीज रखे, फॉरेन रखे जनरली, तो लोग ज्यादा, मैं मानता हूँ कि अपने देश को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, बट लोग उस तरफ ज्यादा जाएंगे फॉरेनर में, क्योंकि वो लोग सुपीरियर समझते हैं ना दूसरी कंट्रीज को। ये नहीं सोचते कि हमें अपनी कंट्रीज को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। मेड इन इंडिया और मेड इन इंग्लैंड, मतलब ऐसा नहीं सोचते कि मेड इन इंडिया को पहले लेना चाहिए। ये मोदी जी ने बहुत अच्छे से ट्राई किया था। एक मीम आया था, एक हैट था, वो जो जिस दुकान पे बेच रहे थे उस दुकान पे बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा था, अंडर मेक इन इंडिया कॉन्जिक्यूटिव, ऐसा उस दुकान पे था। और जब उस बंदा उस टोपी को उठाता है तो वहाँ पे पीछे टैग लगा रहता है मेड इन चाइना। अरे यार, वो दुकान जो है वो मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। नाम लेके। और जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, सो गवर्नमेंट ने जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट निकाला था उसमें भी उन लोग को उतना हेल्प नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि देख रहे हो ना, अचानक से सबको एंटरप्रेन्योर बनना है। अब गवर्नमेंट कितने लोग को हेल्प करेगी? कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर बनने का। अब एंटरप्रेन्योर बनने के लिए गवर्नमेंट सीधा पैसा नहीं दे सकती। जब तक आप कुछ आइडिया रेवोल्यूशनरी नहीं लेके आते, जब तक वो गवर्नमेंट को ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ इससे तो करोड़ों लोग का फायदा होगा, तब तक गवर्नमेंट 1 रुपया नहीं देने वाली आपको। और जिसके माइंड में आइडिया है वो क्या सोच के बैठेगा कि अरे यार पता नहीं काम करेगा कि नहीं, और मैं अपना इतना साल वेस्ट कर दूं, इससे अच्छा कोई ना कोई प्रोजेक्ट में अगर बनाते भी है ना तो दूसरी कंपनी को बेच दूंगा यूएस की, वो बना देंगे, अच्छा खासा मिल जाएगा, पेटेंट बेच दूंगा, बस बात खत्म। और गवर्नमेंट में बहुत कंपटीशन चलता है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है पता है, क्योंकि एक गवर्नमेंट पूरे कंट्री को नहीं संभाल सकते, तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट बनाए गए, ठीक है, बराबर। तो स्टेट संभाल सकती है एक स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से, बट उनका फोकस क्या रहता है कि अगले साल भी मेरा गवर्नमेंट यहाँ पर है ना, तो उस चीज़ को फोकस करने के चक्कर में ना लोग लैग कर जाते हैं इधर के स्टेट के डेवलपमेंट में। एकदम बराबर। उसकी वजह से भी थोड़ा सा। अच्छा, आज और किसी और कोई कंट्री है क्या जहाँ पर ऐसा चले कि स्टेट गवर्नमेंट अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग? और कोई ऐसी कंट्री? मतलब आप मैं समझ, मतलब मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज में तो ऐसा सिस्टम नहीं होता ना कि स्टेट, हर स्टेट के लिए अलग 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 अलग। अभी जैसे कि मैं अगर यूएस में 50 स्टेट्स है, तो आके जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर है वहाँ पे सेनेटर्स कहा जाता है उन्हें। अच्छा। वहाँ पे सेनेटर्स होते हैं, तो वो उस स्टेट का हैंडल करते हैं। एंड देयर इज लाइक प्राइम मिनिस्टर, फिर प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं है उनका, दे ओनली हैव द प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है। टाउन के लिए मेयर जैसा कुछ होता है। हाँ, टाउन जो हमारा मतलब मेयर टाइप, कोई पहचानता नहीं इतना है, काइंड ऑफ। वहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है मेयर का। टाउन इज लाइक, जैसे कि टाउन जो होता है ना, टाउन जो यूके इंग्लिश में टाउन होता है उसका सिटी बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में सिटी, यूके इंग्लिश में टाउन, तो दोनों का मतलब एक ही हो जाता है। तो वहाँ पे ना जैसे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, वहाँ पे सेनेटर्स है। पर सीन कैसे है कि यहाँ पे जो स्टेट वाले, यहाँ पे क्या होगा कि स्टेट वाले बोलेंगे नहीं हमारी पार्टी है, हमको जो करना करें, इंटरप्शन ना करें। तो वहाँ पे लोग प्रेसिडेंट क्या है ना उसकी बात मानते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बात मानते हैं उसकी। ये चीज मैंने देखी है सेनेटर्स के अंदर, वो अच्छे से रिस्पेक्ट करेंगे उनकी। और कोऑर्डिनेशन में चलेगा तो कोऑर्डिनेशन, हाँ कोऑर्डिनेशन। जो देखो स्टेट गवर्नमेंट बनाने के पीछे का मोटिव क्या था कि स्टेट को बढ़ावा दे, वो उस स्टेट का डेवलपमेंट देखे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रह के, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रह के। बट आज अगर आप स्टेट को देखोगे ना, अगर वो ज्यादा आपके वन साइड इलेक्शन निकाल ले, जीत जाए, समझो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक पार्टी तो चलाएगी ना। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी है XYZ, वो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है सेंट्रल। एक पार्टी है ABC, वो स्टेट गवर्नमेंट को हैंडल कर रही है। तो स्टेट के अंदर भी XYZ की एक पार्टी तो होगी ना, बट ABC समझो कि पूरा वन साइड निकाल ली, और XYZ पार्टी स्टेट में नहीं आई, लेकिन वो सेंट्रल में है। तो ये चीज स्टेट वाले नहीं समझते, उनको लगता है कि वो स्टेट में जीते ना, मतलब उन्होंने XYZ को भी हरा दिया है। तो इनडायरेक्टली वो पूरे स्टेट में अपना कमांड चाहते हैं, वो सेंट्रल का सुनना ही नहीं चाहते। इसके लिए एक ना द पावर ऑफ अथॉरिटी एक साइकोलॉजी है जिसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जा सकता है, जॉन ग्रे ने अपनी बुक में बताई थी है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में वो थोड़ी सी जेन्युइन होनी चाहिए, उनके पास भी क्राइटेरिया होनी चाहिए कि अगर स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है, उड़ा दो।
हाँ, ये उड़ा आप देता कह है। सकते हो। जैसे But सेनेटर्स के अंदर ये- यूएस है, यूएस के अंदर क्या होता है, प्रेसिडेंट इफ द प्रेसिडेंट वांट्स, मतलब वांट्स, सॉरी मैंने वर्ड गलत था, वांट नहीं, पर उनके पास ऐसा क्राइटेरिया अगर है, उनको लग रहा है कि अगर जो वो- स्टेट के हित हाँ। में काम नहीं हो रहा अच्छे से, दे कैन टेक एक्शन, और एक्शन इस हद तक जा सकता है कि उस पर्टिकुलर सेनेटर को रिप्लेस कर दिया जाए वहां से। तो वही Understand the word. इंडिया में ये चीज क्यों नहीं देते पता है, क्योंकि इंडिया में इस चीज का गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री है। यही मैं बोल रहा हूँ कि यही- हाँ। जेन्युइन वर्ड का इस्तेमाल मैंने स्टार्ट में किया कि जो सेंटर में हो जेन्युइन हो, वो कोई इस चीज आदर्श को को लेकर। डिफाइन नहीं कर सकता कि जेन्युइन क्या अब ये हो। मेरा हो पॉइंट सकते है हैं, हो आदर्श, सकते ये हैं। मेरा पॉइंट है हाँ, कि हाँ। जो डेमोक्रेसी है ना, इसका बहुत ज्यादा यूज हो जाता है इंडिया में, अगर आप देखोगे तो उसके पीछे का सबसे बड़ा एक रीजन क्या है कि जो इंडियन पीपल उनके अंदर टॉलरेंस बहुत ज्यादा है। एक तरह के लिए कम ऐसा है लगेगा tolerance तो कम, आप बोल सकते हो कम है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो ज्यादा है। क्योंकि मेरे कहने का पीछे का पहले पॉइंट समझना, क्लियर करता हूं मैं, कि अगर आप कोई दूसरी कंट्री देख लो, समझो कि हमारी यूएस की कंट्री है, ठीक है, आप किसी एक अलग रिलीजन के बारे में बोल दो, बस पूरी तरह से बवाल हो जाएगा। बट इंडिया में नॉर्मल दंगा वंगा होता है, बट हर कोई बोलता है रिलीजन के बारे में बोलता है, कास्ट के बारे में बोलता है, ठीक है, अपनी पार्टी के बारे में ज्यादा बढ़ावा करता है और दूसरी पार्टी का नाम तक कंसीडर करता है उस पार्टी को छोटा दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे अगर मोदी जी का स्पीच हो तो मोदी जी बाकी पार्टियों को बोलते हैं तो बाकी पार्टी के आके मारने लगते हैं कुछ नहीं ठीक है, वो भी अपने स्पीच में बोलते हैं ना। मेरे कहने का मतलब है इस लेवल में कि टॉलरेंस थोड़ा ज्यादा है इंडियन में। तो क्या होता है कि इसकी वजह से डेमोक्रेसी का मिसयूज होता है, जैसा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज बहुत ज्यादा हो जाता है। वही बाकी कंट्रीज में आप देखोगे तो मतलब एक डर है टॉलरेंस को लेके कि मतलब वो सहते ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप अगर आपने गलत बोल दिया इनडायरेक्टली उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच पे ही आप ज्यादा, पूरी तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है कि वो गलत बोलने से ही डरते हैं। वो इंडिया वाले एकदम फ्री है बोलने के लिए ना। नहीं, यूरोपियन कंट्रीज में जो है, इंडिया में ब्लास्फेमी लॉ है कि आप किसी हाँ। रिलीजन को गलत नहीं बोल सकते, बट यूरोप में आपको पूरा छूट है कि आप उसको गलत बोल सकते हो, मजाक बना सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बुरा बोलना चाहे बुरा बोल सकते हो, इतना उन लोगों को टॉलरेंस। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे, यंगेस्ट प्रेसिडेंट मिस्टर मैक्रोन, उनके वहां से उन्होंने कोई इस्लाम को रिलेटेड आई गेस बहुत ही ज्यादा ब्लास्फेमिक यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि पर्टिकुलर उस कम्युनिटी के लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दे, ठीक है, और वो हर्ट करने वाला ये नॉर्मल ह्यूमंस पे नहीं डिफाइन होता, स्ट्रॉन्ग माइंड्स। आपने उन्हीं का वीडियो देखा है अभी, ओके तो उनसे होता है। बट जो मैक्रोन है उनकी, बाप रे, उनको वहां ही नहीं दुनिया के हर जगह पे जो सड़कें ना, सड़कों पे उनकी फोटो लगा दी गई थी ताकि लोग चले तो इसके मुंह पे पाव लग के चले। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। वो और क्या होता है, देखो दो इंसिडेंट बताता हूँ। वहाँ पर ये चीज़ हुई और फिर बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज ने प्रोटेस्ट किया कि हाँ ऐसा बोला, बट वो कंट्री ने बोला कि नहीं हमारे पर लॉ नहीं है, हम कुछ नहीं बोलेंगे उसको, जो क्या सही है। वही इंडिया में अभी हाल फिलहाल में एक सीन हुआ था, अगर आपको पता होगा, तो यहाँ पर ब्लास्फेमी लॉ है, बाकी कंट्री से प्रोटेस्ट किया कि इंडिया का हम लोग इम्पोर्ट वगैरह सब बंद कर देंगे सामान, तो यहाँ पर जो मिनिस्टर ने जिन्होंने बोला था उनको फिर निकाल दिया पार्टी से। वही बात है ना, ये मेरे कहने का मोटिव है कि तो ये लॉ का स्पीच का मिसयूज बहुत होता है इंडिया में, बट किसी बहुत कम पे एक्शन लिया जाता है, हर चीज पे एक्शन नहीं ले सकते। और मैं तो ये बोलूंगा ना कि स्पीच का कुछ ज्यादा यूज हो जाता है, इन लोग काम कम होता है, स्पीच ज्यादा होता है। मतलब ये लोग अपना ना फंडामेंटल से नहीं ट्राई करते कि मैं ये करके दिखाता हूँ फिर सामने वाले के सामने बोलूंगा। ये लोग बोलते कि मैं करूंगा, तू मतलब देखना, हाँ तू देख ले। देखा। और ये मैं बोलना चाहूंगा ना कि इंडिया मेनली रिलाई करता है अपनी गवर्नमेंट पे और करना चाहिए ज्यादा अपनी इकोनॉमी पे, क्योंकि अब देखो सब बंदे सोचते हैं कि गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी लाएगा, उसके ऊपर हम लोग रिलाई करेंगे और हम लोग का भला हो जाएगा। बंदे ये नहीं ट्राई करते कि हाँ लोअर से, मतलब उनको तो करना ही चाहिए क्योंकि उसके लिए उन लोग ने गवर्नमेंट बनाया है, बट गवर्नमेंट ऐसा कोई इनिशिएटिव भी नहीं ट्राई करती है कि जिससे जो लोअर वाले हैं वो बिना गवर्नमेंट के रिलाई हुए एक वो कर मतलब अपना एक नॉर्मल फंडामेंटल राइट्स ले सके और अपना एक नॉर्मल लाइफ जी सके। वही ऊपर से इस बार जो फार्मर का बिल आया था उसमें एक एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो फार्मर्स को मिलता है कि तुम क्रॉप अगर यील्ड कर रहे हो, ठीक है, उगा रहे हो, मार्केट में लेके आ रहे हो, तुमको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा इतना, ठीक है, तो उससे सिक्योरिटी मिलती है उन लोगों को। वही चीज़ उन्होंने फिर इस बार हटा दी थी, तो फिर कितना दंगा होता बताओ। और इससे रिलेटेड अभी जो वो स्कीम आई थी, एक अग्निवीर स्कीम, अग्निपथ वाला, अग्निपथ जो अभी आया है, हाँ, इसको देख के मतलब बहुत सारे दंगे हो चुके हैं। हाँ मैंने ये देखा कि जो बंदे लोग ना, ये स्कीम किसके लिए, आर्मी के लिए, आर्मी में जाने के लिए, हाँ बेसिकली। तो जो बंदे लोग को आर्मी में जाना है वो अपनी कंट्रीज की ट्रेन और ये सब रोड क्यों जाम कर रहे, क्यों जला रहे हैं, वो ये नहीं समझा। जो आर्मी मैन है वो किस लिए होता है, कंट्री के शांति के लिए, हाँ बॉर्डर संभाले, कंट्री को सेव करे,
और यहाँ पर आप आर्मी में जाना चाहते हो और आप अपनी कंट्री के सामान को हर्ट करो, तो आप कैसे एक आर्मी मैन के लिए ये दिखाता है कि अपने कंट्रीज में चलो मैं मानता हूँ देखो हाँ। कि जो अग्निपथ स्कीम आया उसमें बहुत कुछ जो होगा अनक्लियर होगा, बहुत सारी चीजें गलत है, जैसे 4 साल के नौकरी का पीरियड दे रहे हैं, वैसे इतना नहीं देना चाहिए और देना चाहिए, फिर उसके बाद पेंशन भी नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, बहुत सारी गलतियां हैं। बट आपका क्या काम है कि अगर आप आर्मी मैन हो, जैसे आप आर्मी में जाना चाहते हो, तो आपको अपने कंपोजर, आप बोलो कि गलत है ठीक है, बट आप एक्शंस में मत उसको डिफाइन करो ना। correct. आपको डिनाई करना पूरा हक है, ठीक है, आपको इतना गवर्नमेंट ने अधिकार दिया है, बट आप एक्शंस में पूरी तरह से आप यहाँ पर आग लगाओगे, वहां पर आग लगाओगे। और ये चीज़ क्या उन लोग के लिए और भी खराब की, क्योंकि वायलेंस के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है गवर्नमेंट। अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट करते हो हाँ, तो कुछ नहीं बोल सकता, बट अपनी गाड़ी चला मैं नहीं बोलता कि बहुत अच्छा है अग्निपथ, ठीक है, आप कह सकते हो कि बहुत बैकफायर कर गया ये जो अग्निपथ प्रोजेक्ट आया था, क्योंकि जो कब से कर रहे हैं, फिर आप 8th के बाद ही सीधा जॉब दे रहे हो, तो इनडायरेक्टली कितने लोगों का चूतिया गायब है, मतलब समझना चाहिए। हाँ, समझना चाहिए। मैं एक बात बोलूंगा जो बहुत लोगों को खराब लगे तो सॉरी। देखो मेनली इंडिया में क्या होता है ना, जो ये गवर्नमेंट और आर्मी और ये जो डिफेंस वाला फैक्टर होता है ना, इसमें विलिंगली जाया जाता है। बट इंडिया में क्या फैक्टर होता है ना कि मैं जाऊंगा, मेरी जॉब सेफ रहेगी, गवर्नमेंट जॉब बन जाएगी, पेंशन मिलेगी। ये मेरे को बहुत खराब फैक्टर लगता है। मतलब मैं बोलने वाला कोई होता नहीं हूँ, जो लोग अपने मन से अपने विल से जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बट जो सिर्फ जॉब सिक्योर करने और इसके पेंशन के बेस पे जाते हैं ना, उनके लिए सही में आर्मी, यही जो लोग थे ना, इन लोग ने दंगा शायद, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता, बहुत लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट एंड ऑल, लाइक भी किया जा रहा है। हाँ। ये सारी चीजें बहुत सारा कंट्रोवर्शियल वे में हो जाती है, तो वही मैं बोलना नहीं चाहूंगा। हाँ, तो इतना लाइक हम लोग पॉइंट आउट नहीं करना इट्स बिकॉज कि जो लोग पेंशन पे जा रहे हैं बट स्टिल दे आर रिस्किंग द लाइफ जस्ट फॉर दैट, तो उनका मेन आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा बंदा होगा कि जो कि सिर्फ और सिर्फ पेंशन, आप सिर्फ कुछ हजारों के पेंशन के लिए अपनी लाइफ को रिस्क कर दे। यहाँ पे हम कहते हैं, हम ये जरूर कहते हैं, लाइक मैं कैप्टन रघुरमन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो एक रिटायर्ड आर्मी कैप्टन है, वो चीज उन्होंने इस चीज को इतने अच्छे से डिफाइन किया ना कि सब कहते हैं कि आर्मी को डर नहीं लगता, एक सोल्जर को डर नहीं लगता। उन्होंने बोला एक सोल्जर है ना, वो सबसे ज्यादा डरा हुआ इंसान होता है उस कंट्री का, सीधी बात है, उस बिकॉज कि वो सोल्जर जानता है कि 7.62 mm की बुलेट जब तुम्हारे बॉडी पे लगती है, तुम्हारी बॉडी का क्या हाल कर देगी। वो छोटा सा मेटेलिक पार्ट, वो एक छोटा सा पार्ट आपका जान ले जाएगा। कुछ पार्ट उसका पता है, वो जो बुलेट होगा वो अगर अंदर जाके उसकी रस्टिंग अगर स्टार्ट हो गई, लाइक दे कैन एक्चुअली सी देयर इंटेस्टाइन्स, देयर एवरीथिंग, देयर स्टमक कमिंग आउट ऑफ द बॉडी। तो वो, और जिस तरीके से वहां पे उनको कहा जाता है, जैसे हमारे जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा जो थे, जब वो खड़े हुए थे, लाइक लिटरली वो चट्टान की तरह खड़े हुए थे वहां पे डेड चार्ज लेने के लिए, और चट्टान की तरह खड़े हुए और वहां पे आगे जाके बढ़े। तो मुझे नहीं लग रहा पेंशन का इतना होगा, पर जो भी चीज आपका, हाँ, जो भी होगा आपका अपना ओपिनियन उस चीज को लेके मतलब क्लियर करना चाहूंगा, जो जरूर कर दीजिए, बिकॉज बहुत सारे लोग के सेंटीमेंट जरूर हट हो गए। ऐसा नहीं बोलना चाहता था कि जो बॉर्डर पे मेनली फाइट में उनके बैक में जो सपोर्टिंग होता है ना, मैं मन की बात से सहमत हूँ। भले से मैं बोलता हूँ सेंटीमेंट हर्ट हुआ लोगों का, क्योंकि देखो आर्मी में सिर्फ बॉर्डर ही एक जगह नहीं होती जहाँ लोग जाते हैं। लाइफ अगर आर्मी में जा रहा है तो रिस्क होगा, सीधी बात है, बट आर्मी में बहुत सारा सेक्शन होता है, तो बहुत लोग, क्या मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर किसी की बात नहीं की जा रही यहाँ पे, बट मैंने सुना है खुद, ये मैंने अपने कानों से लोगों को बात करते हुए सुना है कि यार सोच रहा आर्मी का प्लानिंग कर लूं, 15 साल का तो जॉब पीरियड होगा, उसके बाद तो रिटायरमेंट हो जाएगा और पेंशन भी आएगी और घर वाले भी। मेन क्रिटिसिज्म इन लोगों के लिए ये है, मेन क्रिटिसिज्म आप लोग नहीं जो एक्चुअल में इसको वर्क और आप बहुत लोगों की बात देखो ना, मतलब आर्मी में भी जाना चाहते हैं लेकिन वो बॉर्डर पे नहीं जाना चाहते, वो मैकेनिज्म वाला काम करना चाहते हैं, कुक का काम करना चाहते हैं। देखो वहाँ पे भी लाइफ रिस्क है, अगर घुस गए तो आप मर सकते हो, ट्रेनिंग आपके पास है, बच भी सकते हो, या पूरा डू और डाई चांस है, ठीक है। बट मेरे कहने का मतलब है कि देखो ना इनकी मेंटालिटी देखो कि कहना क्या इनका कि 15 साल के बाद तो रिटायर ही होना है। इन लोगों के लिए मैन हम कह रहे हैं, लाइक नॉट आप लोगों को जो एक्चुअल में देख रहे हैं आर्मी के अंदर है, वही आप लोगों के लिए बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट नहीं है। जो आर्मी में जितना है हर किसी को पूरी रिस्पेक्ट है, जा रहा है तो उसको हमारी पूरी रिस्पेक्ट है, बस इस मेंटालिटी के साथ ना जाए वो कि मेरे को 15 साल बाद रिटायर होना है, जॉब सिक्योर है मेरी, ऐसा अब जा रहे हो तो एक देश का सेंटिमेंट रखना चाहिए आपको, मतलब दिमाग में। करेक्ट। तो इसी के साथ हाँ बोलिए, सॉरी भाई। जो हम लोग ने इतना कुछ आर्मी के बारे में बोला, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी हम लोग का कुछ उतना
बेस नहीं है जो हम लोग उसके भरोसे बोल सके। हम लोग बस अपना थॉट्स रख रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि जितना आपको क्लियर कर सके उतना क्लियर कर रहे हैं। हम लोग बस अपना ओपिनियन रख रहे हैं, आप उसको बेस लेके ना चलो तो काफी अच्छा होगा। और बस हम लोग जितना हम लोग सोच सकते हैं हम लोग उतना बोल देते हैं, और उसको हम लोग एक सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे थे। वही बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच रख रहे हैं। और हम लोग ऐसे किसी एक टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहे हैं। सो मैं बस उतना ही बोलना चाहूंगा कि कोई एक खुद पे ना ले कि कैसे बोला, और प्लीज पूरा वीडियो देखो तब उसके बाद बोलो। ठीक है, बस उतना बोलना है ताकि कुछ ब्लंडर ना हो जाए और कोई बंदे आके बिकॉज ऐसे बहुत बार ऐसा होता है जो कंट्रोवर्शियल छोटे टॉपिक्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। लाइक पहले अभी जिनकी कंट्रोवर्सी चल रही है उनको आपने पहले उनका नाम सुना था? शर्मा जी को नाम सुना था आपने? नहीं, अभी सुना ना? टेक्निकल शर्मा जी नहीं, नुपुर शर्मा नाम नहीं लिया था। हाँ, अब मैं कुछ बुरा नहीं कहूंगा। अभी कंट्रोवर्सी के पहले उनका नाम सुना था? वो कौन है? कंट्रोवर्सी के होने के बाद कितना कुछ बवाल हो गया। तो हमारा इमेच्योर इंटेलेक्चुअल कोई नाम नहीं सुना, होने के बाद शायद सुन ले तो सही रहेगा अपने। तो इसलिए आर्मी का जो काम होता है वो सिर्फ बॉर्डर से नहीं रिलेटेड होगा। अगर कोई बच्चा लाइक ऐसे मूवमेंट बहुत बार होते हैं कि दिन में नहीं कह सकते हो, लेकिन बहुत इंडिया में भी हर जगह पे एक बच्चा जो है बोरवेल के अंदर चला गया, 50 फीट 100 फीट डीप बोरवेल, उसको निकालने का काम कौन करेगा? सबसे पहला काम कौन करेगा? इंडियन आर्मी। सबसे पहले का काम वो करेंगे उसे निकालने का। ठीक है, ये मतलब टायरिंग काम होता है इंडियन आर्मी का। पूरा दिन पूरा रात उनको ये सब करना पड़ता है, तो सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि जिस चीज़ पर बात कर रहे थे, तो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, और इस पर ये फैक्चुअल बात है कि इंडिया में हर साल जितने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं उतनी जर्मनी की पॉपुलेशन है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ है वो इंडिया पे किस तरीके से बैकफायर कर जाती है? क्वांटिटी ज़्यादा बट क्वालिटी नहीं। यही तो बात है कि जो डिग्री है वो प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत लोगों को मिल जाती है। इसका मिसयूज कैसे करता है? अगर कोई डॉक्टर है, ठीक है, या डॉक्टर बनना चाहता है, सबसे पहले तो हर कोई गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ट्राई करता है, बट गवर्नमेंट सेक्टर हर किसी को नहीं मिलता ना, वो डिग्री प्राइवेट में लेता है। ठीक है, अब उसका देखो सबसे बड़ा वो किस तरीके से इसको यूज करता है इंडिया में। उसने प्राइवेट डिग्री ले ली, वो एक अच्छी खासी अपनी डिस्पेंसरी खोल लेगा, वहां पे थोड़ा अपना उसका नाम हो जाएगा। अब जब उसकी शादी होगी ना, तब ये बात रखा जाएगा लड़का डॉक्टर है, अच्छी खासी वो डाउरी उठाएगा उसके नाम पर, फिर वो अपना समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर आपको कभी भी क्वांटिटी एंड क्वालिटी के अंदर अगर आपको डिफरेंस का आपको ये जानने की कौन सी चीज अच्छी है, मैं आपको बताता हूँ इसका जवाब 5000 साल पहले हमारे हिंदू ग्रंथ के अंदर ही बताया गया है। महाभारत के अंदर 100 कौरव थे, सिर्फ 5 पांडव थे। जब खत्म हुआ वहां पे 5 पांडव बचे, कौरव कुछ भी नहीं थे। क्वालिटी कभी भी क्वांटिटी को हरा ही देगी, क्वालिटी ही जरूरी है। तो आपको इस इतना पुराने से आपको आंसर मिल जाएगा। और एक चीज मैं एक और पॉइंट छोटा सा रखना चाहूंगा कि डिसीजन भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि जब बताया गया था कि जब दुर्योधन के सामने चॉइस आया था कि आप एक पूरी स्किल्डफुल सेना लोगे और या फिर कृष्ण जी को चूज करो, तो उसने देखा कि वहां पर भीष्म पितामह है, कर्ण है, बहुत बड़े बड़े धुरंधर है, तो उसने सेना चूज किया। द्रोणाचार्य है, तो उसने सेना को चूज किया, कृष्ण जी को निग्लेक्ट कर दिया। तो वही उसकी बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने इनडायरेक्टली जिसने सबको क्वालिटीज प्रोवाइड की है, उसने उनकी क्वालिटीज देख के वही तो इसका एक स्टेटमेंट आ गया था कि कृष्ण जी जब कान्हा बोलते हैं अर्जुन को कि अब तू क्या करेगा, माखन तो वो ले गया, बोलते अरे मैं क्या करूँ, वो माखन ले गया, पर माखन चोर तो मेरे पास ही है ना, ऐसा। तो ये तो डिसीजन हो गया। पर क्वालिटी एंड क्वांटिटी की बात करें तो भाई 5 पांडव जिंदा ही रह गए थे, 100 कौरवों का वध हो गया था। क्वालिटी किसमें ज्यादा थी, कृष्ण जी में या उस पूरी सेना में? तो वही ना, उन्होंने क्वालिटी को चूज नहीं कर पाया उसमें ना। जिसने क्वालिटी जिसको चूज करने के बजाय उन्होंने क्वालिटीज को चूज किया एकदम क्वांटिटी। और क्या है कि इंडिया में अगर इंजीनियरिंग का जो अमित ने बोला कि बहुत सारे इंजीनियर्स निकल रहे हैं, बट वो क्या एक रेप्यूटेड कॉलेज से नहीं निकल रहे हैं। अब इंडिया में वैल्यू है NIT IITs ये सबसे निकले इंजीनियर्स की, उससे नीचे वाले कॉलेज में करते हैं तो उनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, तो उसकी वजह से भी लैक करता है। और दूसरा कि गवर्नमेंट को थोड़ा स्ट्रक्चर में चेंज करना ज़्यादा ज़रूरी है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, एक एक्सपोजर मिल सके इकोनॉमी में, वैसा करके तो फिर ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। वही ये जो अमित ने स्टार्टिंग में पॉइंट उठाया था कि डेवलपमेंट का, जब तक डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होगा तब तक इन लोगों को कुछ काम नहीं मिलेगा। जब डेवलपमेंट स्टार्ट होगा तब इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब हेल्थ एंड मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। एकदम बराबर। तो वो मैं चाहता हूँ कि जब डेवलपमेंट जल्दी से जल्दी शुरू हो कंट्री में, मतलब ऐसा नहीं हो कि अचानक से शुरू हो, प्लानिंग के साथ पूरा अच्छे से शुरू हो,
मतलब जो कंट्री के सिटीजन्स है उन लोगों को बता के समझा के किया जाए कि हाँ ऐसे ऐसे होने वाला है, वो स्किल देना जरूरी है। और वो हिसाब से। और ये जो फैक्टर होता है ना इंजीनियर और डॉक्टर का, जो ये लोग अनविलिंगली करते हैं ना, ये सबसे खराब पॉइंट होता है, क्योंकि उनके बाद जब वो जॉब पे जाते हैं ना तो वो जॉब में वो अपना पैशन नहीं दिखा पाते, करेक्ट, मजबूरी में ऐसा लगता है में काम करते। और जैसा मानने वाला डेवलपमेंट के बाद इंडियन की जरूरत पड़ेगी, पर जो मैं अभी बुलेट ट्रेन का काम शुरू हुआ था, ठीक है, तो वहाँ के लिए इंजीनियर्स क्या जापान से मंगवाएंगे एकदम बराबर। अब इंडिया में इंजीनियर्स है, बट उन लोग खुद ही इंडिया वाले रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। इंडिया वालों को सिर्फ एज एन लेबर वहाँ यूज किया जा रहा है। जो प्रोजेक्ट है, जो पूरी लाइन, मतलब जो ब्लूप्रिंट है, वो कोई और फॉरेन वाले कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे इंडियन? करेक्ट, लाइक इंडियन खुद ही, वो एक मिर्जापुर का स्टेटमेंट है ना मुन्ना भैया का, बहुत बुरा लगता है जब आप योग्य हो और आपकी योग्यता ना पेश होने जाए। एकदम। और दूसरा, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी बहुत ज़्यादा अभी डीप आ चुका है, क्योंकि जो अभी रेलवे सेक्टर्स में जॉब्स के अभी स्टैंडर्ड आपको पता होगा, तो पहले जो है 30-40 हज़ार के करीब सीट्स थे, और अब आ गई वो 8,000-10,000 में, तो कितना बड़ा ये ड्रॉप आ चुका है। तो अच्छा, बीच में एक आरआरपी एनटीपीसी का जो एग्जाम होता है रेलवे का, उस पे जब खान सर पे बहुत एलिगेशन लगे थे, याद है आप लोगों को? ट्रेन जला दी गई थी, तो उसके पीछे का सिनेरियो आपको पता भी है, हुआ क्या था? गवर्नमेंट कितना बड़ा ब्लंडर की, और उसको कितना बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न दे दिया गया था कि गवर्नमेंट, सबका ध्यान गवर्नमेंट से पूरी तरीके से हट गया। थोड़ा सा, बस थोड़ा टाइम लूंगा, मैं आपको जरा सा जानना भी है कि हुआ क्या कि एक आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होता है, ठीक है। अब एग्जाम में अपीयर करते हैं 8 से 10 लाख, ठीक है। 3 स्टेजेस या 4 स्टेजेस में इसका एग्जाम होता है कि इतने इतने लोगों को कॉलेज निकाला जाता है, फिर आगे आगे जाकर फिल्टर आउट, हाँ, फिल्टर आउट करके मतलब डी से स्टार्ट होकर ग्रुप ए तक डिवाइड कर दिया जाता है लोगों को, ठीक है। अब इतने लोग एग्जाम देते हैं, लास्ट में जॉब अपॉर्चुनिटीज, मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ तो प्लीज ऐसा मत बोलना कि आपने ये गलत रेशियो दे दिया। मैं आपको एक राउंड फिगर रेशियो बता रहा हूँ कि मतलब इंसिडेंट एक्चुअली हुआ क्या था, रेशियो पे मत ध्यान देना। मतलब बस ऐसे गवर्नमेंट से क्या गलती हो गई कि मतलब 8 से 10 लाख एग्जाम देते हैं, जॉब मिलती है 35,000 लोगों को, ठीक है। 35,000 लोगों को 2 स्टेजेस में, ओके, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब फर्स्ट स्टेज की छटाई हुई तो शायद कुछ 7 लाख लोगों को मतलब निकाला गया, 3 लाख लोग रह गए, ओके, ठीक है। अब इस 3 लाख के बाद जब दोबारा जब छटाई हुई तो 3 लाख में से शायद अगर जब 1.5 लाख लोग बचे तो उसी में बहुत लोगों का नाम रिपीटेड आया। अच्छा, जैसे आदर्श उपाध्याय, वापस से आदर्श उपाध्याय मुझे देखने मिल रहा है, वापस से आदर्श उपाध्याय, और भी 2 बार नहीं 4 से 5 बार एक बंदे का नाम आ रहा है। यानी इनडायरेक्टली 1.5 लाख को भी नहीं सिलेक्ट किया था, 1.5 लाख बस एक रेशियो दिखाया गया, 10, 15, 20 हजार लोगों का नाम रिपीट करके 1.5 लाख बार कर दिया गया। यानी अगर आगे और छाटते तो वही जो डबल नाम निकाल कर इन्होंने दिमाग लगाया था कि 10,000 लोगों को हम जॉब दे देंगे, और जबकि 35,000 की वैकेंसी या 30,000 की वैकेंसीज होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक बच्चों लोग से इंटरव्यू लिया गया था, तो बहुत इमोशनल केसेस वहाँ पर निकल गए कि एक बच्चा जो था उसके पापा के पास मतलब बहुत छोटी सी ज़मीन थी, वो ज़मीन बेचकर वो मतलब उसको पढ़ा रहे थे। उसकी मम्मी और दूसरा एक बच्चा था जिसकी मॉम थी जो बीमार थी, लेकिन उसने अपने लिए दवा नहीं लिया, ये बोला कि मेरा बच्चा पढ़ रहा रहकर पढ़ रहा है, मुझे उसको अपना खर्चा देना पड़ेगा, तो उसकी मम्मी ने दवाई नहीं लिया, सफ़र किया। और दूसरी बात होती है कि एक एज ग्रुप होता है कि इतने एज में आप कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 24 ईयर्स का है कि 24 ईयर्स तक आप एग्जाम में अपेयर कर सकते हो, उसके बाद नहीं दे सकते। अब जो बंदा उस टाइम के जो गवर्नमेंट से ब्लंडर हुआ उस टाइम के सिचुएशन में 24 साल का था, उसे ऐसा लग रहा था कि वो निकाल सकता है, और उसके टाइम पर पेपर कैंसिल आउट कर दिया गया, तो उसका क्या होगा? वही, तो इसके वजह से बहुत भड़क गए थे लोग, मतलब जितने भी जो भी स्टूडेंट्स थे। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ब्लंडर हुआ था। फिर इसके बाद हुआ क्या, प्रोटेस्ट किया गया, ठीक है, स्टूडेंट की तरफ से। और एक चीज़ मतलब ऑफिशियल खबर नहीं आई थी, बट अनऑफिशियल खबर एक आई थी कि मतलब पहले ऑफिशियली आई थी कि गवर्नमेंट जब प्रोटेस्ट करने गए तो स्टूडेंट्स थोड़े ज़्यादा मतलब एक्शन में आ गए, पत्थरबाजी की, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हुई, ठीक है। स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज हो गई, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अब देखो, लाठीचार्ज की, और कुछ स्टूडेंट जो लीडर, जैसे जो अपने आप को एज ए लीडर प्रिटेंड करते हैं, तो थोड़े ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। उस इंसिडेंट के बाद रात को उनके घर में घुस के मारा गया पुलिस वालों। किस हिसाब का जुडिशियल सिस्टम है, देखो मतलब कि घर में जाकर उस स्टूडेंट्स को मारा गया, घर में घुसकर, सोचो ना, पेरेंट्स के सामने इतनी बुरी तरीके से पीटा, और उसके बाद वापस से सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा भड़क गए, तब ट्रेन को आग लगाई गई। बट दिखाया ऐसा गया कि स्टूडेंट्स पेपर पे भड़के, बहुत स्टूडेंट्स का नाम नहीं आया, तो उसके बाद स्टूडेंट्स भड़क गए और उन्होंने ट्रेन को आग लगा दी। अंदर का पूरा जब वापस से इन्वेस्टिगेशन हुआ सारी, तब पता चला कि ऐसा ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ था। और दिक्कत ये होती है ना कि गवर्नमेंट जब कोई पेपर कैंसिल कर देती है ना, तो दोबारा लेती नहीं है। तो जो 24 साल वाला है उसका क्या, अब वो क्या करेगा?
उसकी तो पूरी जिंदगी इसी उम्मीद पर टिकी थी ना गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ये जो बहुत बड़ा ब्लंडर हर बार होता है, और अग्निपथ की वजह से जो इस बार ब्लंडर क्रिएट हुआ कि जो आने वाला एग्जाम था वो कैंसिल कर दिया। एक एग्जाम होने वाला था जो मिलिट्री का, वो कैंसिल कर दिया। अब जो एज क्राइटेरिया वाला जो स्टूडेंट था जिसने 21 ईयर के बीच में 22 और 23 का पेपर नहीं दिया, ये सोच के मैं सीधा 24 पे दूंगा और वो निकाल लूंगा, और ये 24 वाला उसका कैंसिल हो गया, उसका क्या? वही जो डिपेंड था इस चीज़ पे, वो तो खत्म है अभी, उसके लाइफ में कुछ बचा नहीं करने के लिए। लाइक अगर ये चीज़ अगर मैं बताऊँ कि बहुत सारे लोग जो हमारे पेरेंट्स हैं वो बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के पीछे लगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ उन सबको, उन सारे पेरेंट्स को पता लगनी चाहिए कि अभी जो गवर्नमेंट के पास में है ना, उनके पास कैसा है कि गवर्नमेंट ने भी चूज करी है, तू आ, समझ रहे हो। बाद में कुछ मैं अगर यही ब्लंडर कंटिन्यू होता रहे, सारे बंदे जब प्राइवेटाइजेशन हो जाए तो जब गवर्नमेंट के पास, इनके पास एम्प्लॉइज नहीं बचेंगे, तो इनके पास एडमिशन नहीं होगा, गवर्नमेंट चलेगी कैसे फिर? और वही आप देखो ना कि अग्निपथ में बोल रहे कि 4 लाख 5 लाख कितनी तो नौकरी है, मतलब इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, बट एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट 4 साल का है, उसके बाद सिर्फ उसमें से 20% लोगों को ही नौकरी दी जाएगी। तो बाकी 4 साल के बाद ये लोग का क्या होगा, जो पूरी तरह से अपने आप को सिर्फ आर्मी के लिए जिसने प्रिपेयर किया है, वो अगर 4 साल के बाद अगर छट गया वहां से, अब वो क्या कर पाएगा? वही बहुत सारे क्या बोलते हैं स्टेट चीफ मिनिस्टर्स ने ये बोला कि हम जब अग्निवीर जो है ना, हम उनको प्रायोरिटी देंगे, जब जॉब निकलेगी हमारी तो हम उन्हें प्रायोरिटी देंगे, बट स्टिल आप कितनों को प्रायोरिटी दोगे? आप प्रायोरिटी देखिए, मैं सोचो आप उस सिचुएशन में आदर्श, आपने 4 साल जॉब किया, भटक रहे हो आप जॉब के लिए, आपको प्रायोरिटी मिल रही है, बट आपको वापस स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बट स्टिल ब्रो 80% लोग हैं, वो कितनों को प्रायोरिटी दे देंगे? और आप प्रायोरिटी दे रहे हो क्या अग्निवीर लोग को, तो बाकी जो नॉर्मल जनता है नॉर्मल जनता, और यहाँ पे अग्निवीर देखो, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल शायद हो सकता है कि अग्निवीर वो बंदा अगर है ना आर्मी के लिए भाई फोड़ने लायक है वो बंदा, ठीक है, आर्मी में फोड़ देगा वो बंदा, शायद से जहां उससे प्रायोरिटी दी गई वहां पे वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। वही बात है, उसने खुद को आर्मी के लिए डेडिकेट किया था भाई। वो जो जिस जॉब में जा रहा है उसको नहीं पसंद आ रही है या वो कर नहीं पा रहा है, वो क्या करे? नहीं सर्वाइव कर पाएगा उसका। अपने आप को जिस चीज के लिए प्रिपेयर किया था उसमें से हट आ गया, आपके स्वाद में थोड़ी डाल सकते। गवर्नमेंट मतलब जो प्लान्स ला रही है ना, ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह से उसको प्रिपेयर कर ही नहीं रहे, सोच समझ एक बार के लिए सोच रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा ना, अरे जनता बहुत खुश हो जाएगी, चलो डाल देते हैं, डाल दिया। फ्यूचर का सोच के बनाना चाहिए लोगों को। ये हम लोग को बात दिमाग में रखनी चाहिए कि गवर्नमेंट इन्फिनिट जॉब नहीं दे सकती है। नहीं, बात सही, मैं मानता हूँ इन्फिनिट जॉब नहीं दे सकती, लेकिन गवर्नमेंट को सारी चीजें अच्छे से क्लियर आउट करनी चाहिए कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं, इसमें ये चीजें, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि मतलब। और एक चीज, मेरा सबसे बड़ा मोटिव कहने का मतलब, मेरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट कोई नई स्कीम लाती है ना, तो वो कभी भी जो ऑनगोइंग पेपर होने वाला है कोई कॉम्पिटिटिव, उसके बीच में ना लाए, क्योंकि बहुत लोगों का वो लास्ट चांस होता है। ये लोग नया प्रोजेक्ट लाते हैं, उसको कैंसिल कर देते हैं, अब जिसका लास्ट चांस है वो क्या करेगा? वही बात है। हाँ, और दूसरी बात है कि जब कोई पेंडेमिक आता है ना, तो मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट को उस बंदे को वापस प्रायोरिटी देनी चाहिए। जैसे पेंडेमिक के चक्कर में बहुत चीजें कैंसिल हो जाती है, जैसे आर्मी का सिलेक्शन बहुत बार पेंडेमिक में रुका था थोड़ी देर तक। अब जो 24 ईयर्स या 25 ईयर्स का था, वो क्या करे, उसकी क्या गलती इसमें? जैसे आप चलो बॉर्डर पर नहीं भेज सकते, बट आपको जॉब आर्मी में कोई ना कोई जॉब सेक्शन उनके लिए सिक्योर करना चाहिए ना। और लाइक आर्मी अगर बोलते तो सिर्फ आर्मी जॉब ही नहीं होता, वहाँ पे कुछ ऑफिस जॉब भी होते हैं, बहुत सारे ऑफिस जॉब उन्हें दिया जाता है, बहुत सारे ऑफिस जॉब, जैसे कि मैं आर्मी का तो नहीं पता, पर शायद हार्दिक पांड्या कुछ तो कोई तो अच्छे जॉब पोस्ट पर है। हाँ, वो ये क्या बोलते हैं कि नहीं हार्दिक पांड्या नहीं, केएल राहुल देखते हो ना, जो भी स्पोर्ट्स सेक्शन से होते हैं ना, वो पुलिस में उनको कोई तो एक पोस्ट मिलता है ना अच्छा खासा, जो बहुत हाई लेवल पोस्ट होता है पुलिस सेक्टर में। मैंने देखा, आई थिंक धोनी भी कहीं पैरामिलिट्री में है। हाँ, धोनी तो है, धोनी पैरामिलिट्री में। तो लाइक इस तरीके से आर्मी जो है ना, आर्मी भी बहुत ज्यादा वो बैकएंड में भी वो काम करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं वो, उन्हें समय पे बुला लिया जाता है। आर्मी कर रहे हैं, बट आर्मी ने जितने गवर्नमेंट सेक्टर के होते हैं सबके कॉम्पिटिटिव एग्जाम रुक जाते हैं इन सारे के चक्कर में। जैसे पेंडेमिक की बात हो जाए तो अब जो सिर्फ जिसका लास्ट चांस है, जिसको पता है कि मैं पक्का करके ही जाऊंगा, उसका क्या होगा? उसका गवर्नमेंट नहीं सोचती बिल्कुल भी। तो यही बात, गवर्नमेंट को सब सोच के करना चाहिए कि किसका क्या, क्योंकि हमने सिलेक्ट किया आपको यही सोच के कि आप हमारा भला करोगे, और आप हमारा नहीं सोच रहे हो, सिर्फ
इस नजरिए से सोच रहे हो कि आपका कैसे फायदा होगा, तो ये सोच तो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। करेक्ट। एक्चुअली ना मुझे आर्मी और ये सब चीज के लिए ना एक बहुत अच्छी लीडरशिप की कमी दिख रही है मुझे। अब आर्मी में नहीं बोल सकता मैं, उनकी तो बेस्ट है, बट गवर्नमेंट में जो चीज डिसाइड कर रहा है मतलब एक हमारे वो आप लोग में से कोई सैम मानेकशॉ को जानता है? नहीं, मैं तो नहीं। 1971 जो वॉर हुआ था, इंडिया का सबसे बड़ा वॉर, जहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है इंडिया के पास, सबसे बड़ी सेना को घुटने टिका दिया था अच्छा। इंडिया ने, जो बांग्लादेश को अलग करने का वॉर था। अच्छा। 1971 इंडो पाक वॉर। उस वॉर को जो नेतृत्व किया था, उसको किया था सैम मानेकशॉ ने। अच्छा। तो उनकी जो लीडरशिप है, अगर आप में से उन्हें जानता, अगर घर जाके उनके लीडरशिप सेमिनार या लीडरशिप स्पीचेस अगर देखे, इंटरव्यूज देखे, आपको पता लगेगा कि अरे ये बंदा, लाइक मैं ऐसा चाहता हूँ कि ऐसे लोग, क्योंकि एक आर्मी अगर जो ब्रो सोचो ना, जो इतनी बड़ी बटालियन को लीड कर सकता है, मौत के कुएं से लेके जाके वापस लेके आ सकता है, तो वो इंडियन गवर्नमेंट अच्छी चलाएगा कि नहीं? वही बात। अगर ऐसे लोगों को भी अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो बेहतर होगा। सैम मानेकशॉ, आपको मैं उनकी एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा कि बहुत छोटी सी है। इंदिरा गांधी उनके पास आई, उन्होंने बस सैम मानेकशॉ को इतना बोला, पाकिस्तान को धूल चटानी है। सैम मानेकशॉ का उनका रिप्लाई पता क्या था? हो जाएगा स्वीटी, हो जाएगा स्वीटी। उन्होंने ये बोला था उनको, हो जाएगा स्वीटी। सैम मानेकशॉ वो जोरास्ट्रियन है, सैम मानेकशॉ। बट स्टिल एक बहुत ही बैड न्यूज़ है उनके लिए कि जब उनकी डेथ हुई थी 27 ऑफ जून और जुलाई 2008 के अंदर, जब उनकी डेथ हुई थी, उनके डेथ के ऊपर एक मिनिस्टर नहीं गया, एक फील्ड मार्शल, एक BDS ऑफिसर, एक कर्नल तक नहीं गया था, एक कप्तान तक नहीं गया था उनके डेथ पर। उनके परिवार वाले, आसपास वाले लोग तो थे, तिरंगे में लिखे गए उनको, पर कोई नहीं गया था। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे सब सेक्टर का एक मिनिस्टर होता है, वैसे आर्मी का कोई मिनिस्टर होता है? आर्मी के अंदर डिफेंस मिनिस्टर जो होता है, वो डिफेंस मिनिस्टर इज लाइक डिफेंस मिनिस्टर वो पूरा देखता है आर्मी, नेवी और। बट मैं ये चाहूँगा कि जो डिफेंस मिनिस्टर वो एक्स आर्मी मैन हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी राजनाथ सिंह है जो, बट अभी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत जल्दी वो आर्मी ऑफिसर्स को डिफेंस के अंदर ले आएंगे। इट्स बिकॉज की जो पोस्ट उनकी बढ़ती है, बाद में उनको तुरंत रिटायर कर दिया जाता है। एकदम बराबर। तो इस हिसाब से अगर लाइक आप गवर्नमेंट सेक्शन से, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट सेक्शन से आप कोई भी एक हिस्से से रिटायर्ड हो, आपको वापस दूसरे मतलब स्टिल गवर्नमेंट के अंदर वापस जाने में बहुत डिफिकल्टी, या फिर आप नहीं जा सकते, नहीं लेते। या तो ऐसा कर देना चाहिए कि सिलेक्शन के टाइम पे आर्मी सिलेक्शन में जो बहुत ज्यादा क्वालिटेटिव है, ऐसा कुछ लोगों को सिलेक्ट करे ज्यादा क्वालिटेटिव, तो उनको डिफेंस मिनिस्टर के लिए इलेक्ट कर सके। अगर करेक्ट, बट ऐसा तो नहीं करते वो, जैसा उनका कोशिश की है पूरे। तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले कमेंट से, बिना कोई समय गवाए। तो पहला कमेंट हम लोग पढ़ते हैं, सजेस्ट आया है सर, ये कहते हैं कि 12th रिजल्ट जो इनके आए हैं, 12th रिजल्ट्स आर नॉट सो गुड, आई एम वेरी डिप्रेस्ड, प्लीज मेंशन समथिंग टू डू। अमित बताइए। मतलब आप सबसे ज्यादा कम मेरा था, तो इसलिए मेरे को पॉइंट आउट किया। अरे एक मिनट, यहाँ पे बात अलग हो रही है। सबसे ऐसा कुछ नहीं है कम करके, नहीं, मैं सबसे अच्छा ओपिनियन आप दे सकते हो इस टॉपिक पे। वो मैं समझता हूँ, आपको हम स्कूल से जानते हैं, 10th से, तो इसलिए बोल रहा हूँ। मैं भी आपको जानता हूँ ना, आप मेरे को अब भले से 10th से। अरे तो चाहिए, आप बोलना चालू करो यार, ऑडियंस। और हाँ, कहते हैं ना कि हर इंसान का अपना अपना दिन होता है। हाँ, टाइम। और सबको मौका मिलता है कि वो किसी और को बोले और कोई और आपको बोले, तो बस इतना समझो कि वो बाकियों का दिन है कि जब आपको बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि 12th में हर किसी का रिजल्ट बहुत बूम बाम आया, पराग वालों को छोड़ के, तो मतलब सबका रिजल्ट 50s और 60s के बीच में आया है, आदर्श को छोड़ के। तो 55 के रेंज में सबका रिजल्ट हमने देखा है। तो अगर आपका इतना है तो आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, क्योंकि सिर्फ 2 महीने में या 1 महीने में पढ़कर इतना लाना और ऐसे माहौल में पेपर देना, और ऐसा सब बोल रहे थे बहुत लूज चेकिंग होगा या टीचर्स हेल्प करेंगे, बट ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ नहीं। उसके बावजूद अगर आपने 45 क्रॉस किया, 50 के आसपास लाया, बट दैट्स इन बहुत बढ़िया आपने लाया। मतलब आपने 50% 12th का पोर्शन 1 महीने में पढ़ के पेपर दिया है। तो ये अगर आप सोचिए, आपको अगर पूरा साल का टाइम मिलता है तो 100 मार देते। और दूसरा कुछ भी बोले उससे ज़्यादा फिक्र नहीं होगी। आपको पता है कि आपने कौन से कंडीशंस में पेपर दिया है। एक तो वो लॉकडाउन की वजह से सबके जो एजुकेशन ये है पूरा शेड्यूल है बहुत बिगड़ चुका, अनस्टेबल हो चुका है, तो उसकी वजह से भी
लोग पढ़ाई में तो फोकस नहीं कर पाए, तो आपको पता कंडीशन कैसी थी? आपके पेरेंट्स को शायद नहीं पता, इसके लिए बोल रहे होंगे नहीं हाँ, तुम्हें पढ़ा वैसे तो पेरेंट्स भी ज्यादा नहीं बोलते हैं, हाँ, बट दिक्कत क्या होती है, बाहर वाले जब बोलते हैं ना तो पेरेंट्स थोड़े से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उस चीज़ से। क्योंकि मेरे आसपास वाले लोग मेरे को बहुत बोलते हैं कि हो गया, हाँ। 10वीं में इतना लाया था, बर्बाद कर दिया अपना करियर, नाम बिगाड़ दिया, ये वो ऐसा वैसा, बट क्या कर सकते हैं, अभी जो है वो है ना। उनके बोलने से मेरा मार्क्स थोड़ी बढ़ जाएगा, मेरा परसेंट नहीं, मेरे में क्वालिटी है, मेरे को इतना पता है, बस दैट्स ऑल। हाँ, आपको भी पता आपके अंदर क्या क्वालिटी है, अब जो है एक्सेप्ट करो, आगे का जो है हाँ, बट अपने डिग्री लाइफ बेटर करो, अपनी जो आपकी क्वालिटी है, जो मतलब अगर आप अपने ऊपर डायमंड समझते हो हाँ। तो अपने डायमंड की क्वालिटी दिखाओ ना। अब क्यों अपने शाइन को नहीं निकाल पा रहे हो? बस इतना। और ये 12th का मार्क्स ना तब तक ही काम आता है जब तक आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं जा रहे हो। एकदम। बाकी अगर आपको नॉर्मल कॉलेजेस चाहिए, पैसा डालो कॉलेज में एडमिशन सीधी लो, बात है। फिर उसके बाद आपको एक चांस मिलेगा, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, तब तक आप अपना वापस ट्रैक पे आ जाओ, स्टडीज के ट्रैक पे आ जाओ। 2 साल में तो हो ही जाता है। फिर उसके बाद थर्ड ईयर ऐसा एस करो, फिर उसके बाद तो कंपनीज हायरिंग वायरिंग ईजी हो जाता है। क्योंकि देख रहे हो वैसे सिचुएशन चलता है, कम से कम 1 साल तो कोई भी स्टूडेंट को लगेगा ही वापस ट्रैक पे आने के लिए। एकदम। सो वही हिसाब में करना चाहिए कि इतना प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबका रिजल्ट खराब आया, कोई अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये साल आपका हार्ड लक हो गया, बट कोशिश करते रहना चाहिए ऐसा कोई। और जैसा अगर मैं आपका कमेंट ही देखो तो आपने बोला योर रिजल्ट्स आर नॉट सो गुड, इसका मतलब यू आर कंसिडरिंग इट लिटिल बिट गुड, और पर आपने उसके नीचे क्या लिख दिया, आई एम वेरी डिप्रेस्ड। अगर नॉट सो गुड है तो वेरी डिप्रेस क्यों ना, थोड़ा सा हो जाओ डिप्रेस, मतलब होना ही है तो कमेंट से ही अगर देखें तो लाइक 12th का जैसा हम लोग ने बात किया इतना ज्यादा यूज नहीं है, बट स्टिल क्या होता है वो एक फेज होता है हमारा, हमारे आसपास चारों तरफ वही चीज होती है। आपको अगर आपने लिखा है नॉट सो गुड तो आप उतना उसको उसी तरीके से देखो, ज्यादा डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। आपने इसको गॉड लेवल आई गेस पोजीशन दे रखी है आपके लाइफ में। सो आई गेस ये मोस्टली आपकी गलती है, पूरी कंप्लीटली आपकी गलती है। अगर आपके साथ हो रहा है तो आप 4-5 लोग के पास मत जाइए, पूछिए मत उनसे। और सबसे पहली बात, अगर ऐसी चीज होती है हमारी गलती पता है क्या है, दूसरे के पास जाके बोलते कि हम लोग भाई मैं बता मैं क्या करूं, ये नहीं पूछना, ये बोल भाई क्या कर सकता है, डिसीजन तुम्हारे ऊपर है, तुम नहीं कर पा रहे हो तुम्हारी गलती वो। सीमा जी मतलब मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा, अगर आपको हाथ जोड़ के माफी मांगो अगर बुरा लगा, बट स्टिल आप कंसिडर कीजिए मेरी बातों को। ओके, तो या अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कमेंट आता है, सजेस्ट आया है, कैन आई यूज योर क्लिप्स इन शॉर्ट्स? क्लिप्स तक ठीक है, हाँ यस यस यू कैन यूज। आप यूज कर सकते हो, चाहिए तो थोड़ा अगर आप हमें वो क्या बोलते हैं मेंशन कर देंगे पे क्रेडिट। हाँ चलेगा, आपके ऊपर है, नहीं चलेगा, चल तो करे जैसा करना है, हाँ कर। डेस्परेट आप यूज करो बस। अगला क्वेश्चन इनका है, टेल मी अबाउट योर फेवरेट्स लाइक एक्टर्स, मूवीज, प्लेस टू विजिट, गेम, सॉन्ग्स, एक्ट्रेसेस, यूट्यूबर्स, एवरीथिंग। सब ठीक है, चलो ठीक है, लाइन से बताते हैं। एक्टर्स फेवरेट में बताइए हमें, फेवरेट एक्टर कौन है आपका? रणबीर कपूर, ठीक है मैं बता रहा हूँ रणबीर। हाँ बताएं ना। हाँ अमित बता ना। अच्छा अमित बोलना तू, मैं सोच रहा अभी। अरे तो बोलूंगा ऋतिक रोशन। इंडिया में जॉनी डेप, इंडिया में बोला जॉनी लीवर। हाँ जॉनी लीवर इंडिया में या सेन। अभी काफी टाइम से मैं थोड़ा एनीमे में ना, तो फिर बॉलीवुड से थोड़ा नाता टूट गया मेरा, तो फिर कोई दिमाग में आ नहीं रहा, तो फिर अगर बोलना चाहो तो फिर पनवेल जाना, जल्दी करो भैया। चल्लू भाई संजय दत्त का फिर नाम लेना चाहूँगा। अभी हाल फिलहाल में जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए काफी ज्यादा अच्छे और काबिल तारीफ है। और अभी शमशेर शाह का आपने अगर देखा होगा, रामचरण। ओके लेट्स गो अहेड। मूवीज पता था फेवरेट मूवीज। वैसे तो मेरा मतलब आप लोग सब इंडियन नाम ले रहे थे इसलिए मैंने इंडियन लिया, वरना मेरा ऑल टाइम फेवरेट रॉबर्ट डनी जूनियर। मूवीज मासूम, मूवी अमन बोलेगा पहले। अमन चालू कर दीजिए मूवी। कंफ्यूजिंग है यार मूवी, क्या बोलूं। अरे यार जल्दी कीजिए यार, जल्दी। बॉलीवुड है कि पनवेल नहीं जाना, वीडियो एडिट करना। हॉलीवुड नहीं, ऑल ओवर कंप्लीट। केसरी शाबाश, ऑल ओवर पूछ के केसरी बोलते क्या मतलब? अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी है। मासूम आपका हिट करता है हर बार। आप ये बॉलीवुड से ज्यादा कनेक्टेड नहीं है तो एओटी बोल रहे शायद। वो सीरीज है, लगता होगा एनीथिंग। नहीं कुछ नहीं। मूवी के हिसाब से थोड़ा कंफ्यूजन में इंटरस्टेलर और इंसेप्शन में, तो
इंसेप्शन को चूज करूंगा मैं। कूल बनना है थोड़ा सा, ठीक है चलो। यहाँ मैं केसरी की बात कर रहा हूँ, वहाँ Inception लाया जा रहा है। आप बताओ ना, मैं बता सोच रहा मैंने इंसेप्शन को 3 बार देखा था तब ठीक है, मैं बड़ी क्लीशे मूवी ले लूंगा। नहीं है ए जवानी है दीवानी बाय रणबीर कपूर। अच्छा, ये जानी है दीवानी। अब बताओ। ये जवानी है दीवानी। तो है ना भाई, है ना आपकी में। मेरी मैं बोलूंगा एवेंजर्स एंड गेम। एवेंजर्स एंड गेम, ठीक है जी। वो भी बहुत काफी इमोशनल करीब थी। है। प्लेसेस टू विजिट, मालदीव्स। जैन कॉलेज। स्टोरी हम लोग जानते हैं। तब तो हमारा कॉमन हम लोग चलो ठीक है, हमारा मेरा विजय कॉमन फेवरेट जैन कॉलेज। माचू पिचू। माचू पिचू। एक गाली तो नहीं मेरे को लगा चू पिचू। अच्छा है माचू पिचू। अच्छा जगह है किधर तो है, किधर? बता नहीं चाहता वो एक प्राइवेट मिनट, जगह। आप जब क्या घर है पे इस बोलोगे समय? आप घूमने जाना है, भाई मम्मी घूमने जा रहे हो, कहाँ पे? माचू पिचू। क्या किस संगत में भाई यार बताओ। हाँ? आइलैंड। ओके, आइलैंड। वैसे मैं बोलूँ तो मालदीव्स। मालदीव्स। हाँ मालदीव्स का ऑल टाइम। चलो ठीक है, गेम्स। एक ही तो है, अदर्स चल रहे हैं, मतलब है ऐसे ढेर सारे। अगर मतलब फोन गेम्स की बात करें तो BGMI, हाँ और आउटडोर गेम की बात करो तो कबड्डी और Okay. वॉलीबॉल ओके, और बास्केटबॉल। क्रोस बास्केटबॉल। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ भाई साहब। अच्छा ठीक है अगला क्या? अरे सॉरी गो अहेड ब्रो। अभी यही कमेंट बड़ा है अभी और है। हाँ, सो गेम्स में तो BGMI, और अगर PC गेम्स में तो एपेक्स लेजेंड, ओके और अगर आउटडोर गेम हुआ तो वॉलीबॉल, हाँ बस इंडोर में मासूम? थोड़ा चेस। मेरे को तो माइनक्राफ्ट बहुत पसंद है ऐसे गेम्स में, कॉमन गेम्स में चोरी माइनक्राफ्ट। कर लिया। और आउटडोर गेम में मैंने ज्यादा खेला नहीं, क्रिकेट खेला, थोड़ा कबड्डी खेला काफी टाइम मेरे तक से स्कूल पिटा टाइम कबड्डी में। में तू। इसलिए नहीं खेलता। उठा उठा के पटका बंधने। और दूसरा एनिमे देख के जिस गेम को मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है वॉलीबॉल ही है। हाँ, वॉलीबॉल मुझे भी बहुत पसंद है, मैंने ज्यादा खेला नहीं, एक बार खेला बस। पसंद है बस। मेरा जो फेवरेट गेम, अगर मोबाइल गेम की बात करें तो मोबाइल गेम एंड एवरीवेयर चेस की बात चेस है, और जो पीसी की बात करें तो लास्ट ऑफ अस जो है वो मेरा फेवरेट है। लाइक जब लास्ट ऑफ बनने की कोशिश। अरे नहीं मैं बता रहा हूँ लास्ट ऑफ अस का नाम लूंगा तो थोड़ा थोड़ा cool बन जाऊंगा। ऊपर लगूंगा भाई समाज में। अभी तुम BGMI ठीक है चलो, BGMI भी है यार, BGMI भी है, पर ज्यादातर मैं चेस खेलता हूँ बहुत ज्यादा। स्पोर्ट प्लेयर आके गाली दे आता है BGMI नहीं बोलता है। मासूम तो गाली खाने वाला टेस्ट। BGMI स्पेशल मेंशन में आ टेंशन मत लो। मैंने इसलिए Special mention भी ठीक है, है। इसका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? तो आपका फेवरेट अब आप बोलोगे पहले। सोच रहा हूँ बहुत सारे नाम हैं, सबने बोले तो मैं ठीक है, फेवरेट कौन सा है आपका सॉन्ग? वहां से चालू होता था, चक्की ऐसे घूमती। हाँ तो हम ऐसे घुमा देंगे, क्या चाह रहे हैं? मेरा थोड़ा क्विक थिंकिंग अभी थोड़ा नहीं चल रहा है, मासूम। तो मासूम अरे चलती क्या यार, था? बता जल्दी। अभी 2 गेम सॉन्ग फेवरेट कैसे हो सकता है दो बताओ? आंसर दिया। मतलब सॉन्ग में फेवरेट कैसे बना सकते वो हो? सब्जेक्टिव होता है ना, लाइक बदलता रहता है हर हाँ। बार समय पे। एक्चुअली में मेरे साथ यही होता है जो वही, नया हाँ। song सबके साथ आता है। वही होता है। तो स्पेशल नहीं है। चलो ठीक है, तो सॉन्ग है फेवरेट। फिर भी अगर एक को गैस करना पड़े आदर्श तो मैं सिंगर बोल सकता सेल्फी हूँ। में सिंगर तो सब अरिजीत सिंह मोस्ट ऑफ द लोग जाएंगे। फिर भी अगर एक गाना अगर जो ऐसा आदर्श मतलब आप कितने बार भी सुना बोर नहीं होता, ऐसा कोई सॉन्ग? ऐसा कोई एक्चुअली सॉन्ग नहीं है, ये म्यूजिक है, जस्ट ओह, जॉनी डपाला होगा फिर। नहीं जॉनी डपाला नहीं, म्यूजिक है। एक्सॉल का ILY म्यूजिक है, बहुत पुराना Cool है। बन गया, देख। Cool बन गया, cool बन गया। जनता बता रहा भाई कितना कूल है, मैं बता देना। मैंने एक बात बोली सिर्फ को उसको कूल बना दिया था इसने तो। बोलना कोई एक बस ना song भाई। हो, मतलब हर बार तो सुनने तो बस सुने। अब बोलना मत OT का थीम में हाँ, मैं बोलने वाला था। काट दिया मेरे को। जल्दी फेवरेट को उससे सबसे अच्छा। बोल, जल्दी 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 बोल, जल्दी फटाक से। जल्दी। अरे टाइम जा रहा है यार, जल्दी। बंदे छोड़ देते हैं पॉडकास्ट, 50 व्यूज आता है। तेरा सुनने से पहले चले आएंगे। मासूम बोल दे अपना फेवरेट बता दे, वरना उससे पहले चले आएंगे वो लोग। मैंने सबसे ज्यादा जो सॉन्ग सुना है चलेगा तू जाऊंगा मैं जानता हूँ, हटा बस। आदर्श। आगे अभी मैं चलो। बोलूँ तो एक सॉन्ग है, मतलब मैं कितने बार भी सुनूं मैं कभी उससे बोर नहीं होता। आरंभ है प्रचंड, ओके, एकदम बहुत खतरनाक। धार्मिक बन गया। धार्मिक नहीं बना। चलो ठीक है, फेवरेट एक्ट्रेसेस अभी तो बताया ना। अच्छा एक्टर बताया आपने। एक्ट्रेस है आदर्श। अच्छा सबको दिल देने का है मन। एक्ट्रेसेस मासूम श्रद्धा कपूर, अमन श्रद्धा कपूर कहाँ? उर्वशी राउतेला इसकी वो आदर्श आप फेवरेट बनाओ, मैं नहीं तेल। राउतेला।
राव पे छोड़ो क्या ये कुछ भी क्या है मासूम मेरी मोनी राव। और क्या मोनी रॉय देख रहे हो हमें- उनकी choice। ये बताएगा ना मासूम गैल गैल Cool बन गई। कूल बन गया भाई कूल बन गया फॉरेन लेडी का नाम लूंगा कूल लगूंगा और भाई दूसरा कब एलिजाबेथ ओल्सन जो स्कारलेट विच और कूल बन गए। आदर्श मेरे को नाम नहीं पता उनका मतलब एक्टिंग टर्म से बताऊंगा एक्टिंग टर्म से बताऊंगा मैं बहुत अच्छी एक्टिंग जो की थी जो माँ कुंती का रोल की थी सूर्यपुत्र कर्ण में मुझे उनकी एक्टिंग लाजवाब कूल बनने की कोशिश Cool बनने की नहीं कूल कोशिश। ऐसे थोड़ी ना कूल बनते और ऐसे अगर बताऊं तो तारा सुतारिया आएगा सो तारा सुतारिया हाय हाय तारे ठीक है सितारे तारा चॉइस सुतारिया चॉइस मैं बोलूँ Question. तो राकुल प्रीत रकुलप्रीत हाँ। कौर राकुल प्रीत सिंह सिंह ओके जो भी है चलिए ठीक है अच्छा ये तो इसका आंसर सबका क्विक हो क्यों होना चाहिए यूट्यूबर फेवरेट यूट्यूबर बोलो ना मेरा फेवरेट फ्लेम एक्स फुलफीज इमेच्योर इंटेलेक्चुअल्स हर्ष बेनीवाल। दारूविद डैड जा टेक्निकल सागर अभी रेलेवेंट नहीं है वो देखता मैं नहीं देखता बिल्कुल भी बट मेरा यूट्यूब में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ओ हो तानिया पांडे यहाँ पर भी आ गए हाँ यार। दिल फिसला कब से कमेंट यहीं पर रोक के रखा था हाँ। और एक्सप्रेशन मन में बना के रखा था इसलिए नेचुरल नहीं लगा वो ज्यादा फेक हो गया थोड़ा। फ्रॉम लाइव टू पॉडकास्ट नाइस वर्क रियाम बाय द वे हु इज अंश हियर आई एम अंश ब्रो अंश रिया सो कॉन्टेक्स्ट दे दो थोड़ा सा नहीं तो बंदे थोड़ा ये रियाम नहीं लगेगा यही लगेगा रियाम अरे कॉन्टेक्स्ट तो दे दो क्या लाइव क्या अच्छा हम लोग का एक दूसरा चैनल है जहाँ पे हम लोग पबजी बीजीएमआई का लाइव स्ट्रीम करते हैं ठीक है बीजीएमआई कस्टम लाइव रूम्स होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं आपको कोई पेमेंट एंड ऑल नहीं लगेगी बस आ जाओ, जाइए खेलो। हाँ कोई एमएलएम की स्कीम नहीं बेच रहा मैं तुम लोगों को देखो एंजॉय करो चैनल का नाम बताना था शायद। फ्लेम एक्स विल्फिस नाम है जाओ उसमें देखो एंजॉय करो डेली मतलब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ये 4 दिन स्ट्रीम होता है बीजी खेलना तो खेल सकते हो या फिर देखना तो देखिए ओनली आदर्श हैज बियर्ड रेस्ट ऑफ देम आर बियर्डलेस ऐसे ऐसे आदर्श ऐसे इज माय क्रश वरश पड़ा गया वहां आई हैव करस अरे यार करस ओ, करस अरे वो गांजा कर से आदर्श कर कर से कर भाई श्राप दे दिया ये क्या आई लिव इन कोलाबा यू गाइस पवई नियर नियर पवई ठीक है आई हैव अ बीएफ डू यू गाइस हैव अ जीएफ नो 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 आई लव नॉनवेज बोथ फूड एंड जोक्स यू इसका बहुत आदर्श वेजिटेरियन वेजिटेरियन आदर्श आई मीन 11th you 13th I mean first year गए नहीं अभी आदर्श अभी तो आदर्श- चले जाएंगे ना फ्यूचर भाई फ्यूचर मिशन हुआ नहीं अभी डू यू हैव अ क्रश ऑन एनीवन आप लोगों का क्रश किसी को कोई फेवरेट नहीं फेवरेट एक्टर्स बता दिया तो बीजीएमआई मतलब एलजीबीटी के बाद एक और आएगा एक गेमिंग लेवर का ये उसके अंदर से आएगा क्रश बोलोगे तो थोड़ा मेरे को शॉर्ट हेयर पसंद है लड़की में। बस देख रहे हो प्रेफरेंस बता दिए देख लो अभी आगे अगर सजेस्ट करना अगला होता- क्वेश्चन है सजेस्ट आया है ये पूछते हैं अपनी रियल कमाई बताओ रियल कौन अपनी रियल कमाई बताओ रियल कमाई Real कमाई तो अभी की तुम लोग कमाते रहोगे और एटलीस्ट ये बताओ कितना कमाते हो या कोई अर्न करता है भी कि नहीं हाँ, तुम लोग में करता है से? बस। नहीं कोई नहीं अर्न करता है ज्यादा नहीं बस 15-20 हजार 20-30 हजार कमा लेता है 10 दिन में बाकी तो कुछ कमाता हाँ, नहीं बाकी हम लोग क्या छुच्छे बैठे हैं ये अमित आपने काफी फोर्स किया रील बताने पहले काफी बैठे फेक हैं। बताया आपने इस चीज को नहीं ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है हम्म। लिटरली लेट्स गो टू द हु इज द मोस्ट हम्बल व्हाट इज दिस एवरीवन इज हम्बल Everyone is सब humble। क्या है? हम्बल यहाँ पर आदर्श एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया नहीं इसके बारे में अभी नहीं बोल कल सकते। कल इंडिया की जो झंड चीजों में से एक आपने पूछ ली हम लव लोग बोलेंगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में बट अभी नहीं एक अलग से आपको पूरा पॉडकास्ट मिलेगा उसका टेंशन स्पेशल है वो काफी स्पेशल गेस्ट भी शायद हो सकते हैं शायद एक्सपेक्टेड है शायद। देखते हैं वेरी मच एक्सपेक्ट अच्छे से लव लाइफ है नहीं नहीं जीएफ नहीं हो तो फिर लव लाइफ वही तो भाई क्या अभी क्रश लाइफ ने तो टेल मी अ स्टोरी आई वोंट बिलीव मासूम स्टोरी won't बता believe। जिसमें तो बिलीव अरे एक खालसा की स्टोरी बता दो ना तुम लोग की नहीं वो बिलीवेबल है आदर्श वो तो एकदम बचकानी स्टोरी है अरे लेकिन एक बचकानी सेकंड तो मैं जान अगर तुम उस स्टोरी पे बिलीव ही नहीं करो हम बता के टाइम की वेस्ट कर रहे हैं हाँ। ठीक है कुछ भी यार बनता है इट्स मी ब्रो उन्होंने नाम भी नहीं लिखा टाइटल है इसका देव सजेस्ट आया है एनी टिप्स ऑन पर्सनल बिलो द बेल्ट हाइजीन
masturbation, में हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, हम लोग personal आगे- problem related to sexual life, anything on that topic. हमें देखो मेरी इन सब चीजों में एक्सपर्टीज नहीं है, मैं आउट हूँ। सेम यार। सेम लाइक कोई एक्सपर्टीज नहीं है भाई, मेरी भी हम नहीं लोग है, क्या कैलिस्थेनिक स्पेशलिस्ट हैं हम लोग। कोई एक्सपर्टीज नहीं। मैं SEO स्पेशलिस्ट हूँ, आप मासूम मैं इसकी एक्सपर्टीज, एनिमे एक्सपर्टीज, उसमें आप पूछ लो कुछ बता दूंगा, ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा। ये सब एक्सपर्टीज गलत चैनल पे आ गए आप, ये सब एक कुछ। बड़े गलत, ठीक है तो मतलब बहुत। ठीक है, तो कमेंट्स आई गेस हो गए। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर द वेल सबसे इन द ज्यादा- नेक्स्ट वीडियो पॉडकास्ट। इंटरैक्टिव हमारा सेगमेंट था, तो सोचा कि हाँ अब इसके बाद व्यूज नहीं आया तो फिर समझ लो फिर क्या होगा। आके लाइक्स आ रहे मासूम इंस्टा पे। दबा के कैसे आते हैं? चलो ठीक है, अभी हम लोग अभी ये हमारा काफी इंटरनेट है आई गेस, ये हर बार तो अभी इसी के साथ अगर आप लोगों को कुछ लास्ट पॉइंट्स आपके रखने तो प्लीज रख लीजिए। था काफी इंटरेस्टिंग काफी इंटरेस्टिंग गया, अच्छा गया आज का। ये हम लोग का सबका पॉइंट था डेवलपमेंट को लेके, इंडिया का कैसे और जो हम डिस्क्लेमर स्टार्ट में देते हैं वो लास्ट में दे रहे हैं। हाँ। सारे पॉइंट सब्जेक्टिव है, हाँ। सारे के हमारा सारे personal subjective है। opinion था, कोई- वो चीजें बता रहे थे जहाँ पर इंडिया लैग कर रहा है, जहाँ पर बैक ऑफ हो रहा है। बुराई करने की ज्यादा से ज्यादा अगर आप बुरा चाहो, आपको गुस्सा आ रहा है हमारे, क्योंकि देखो ओपिनियन सुन के सबको गुस्सा आता आता है, सीधी बात। ठीक है, गुस्सा और जब अगर आपको opinion गुस्सा true हो तो है- ज्यादा आप सच कड़वाते हैं ऐसे बोलना चाहते हैं। काइंड ऑफ यही बात है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजें आप कमेंट्स में ज्यादा गाली दे दिए, चैनल सब्सक्राइब करके रिपोर्ट करके चले तो जाइए। आपका भी ओपिनियन हो तो उसको हम हाँ, वो रिस्पेक्ट भी करते हैं, हमारा भी बता opinion- सकते हो आप, आप बता सकते जरूर, हो, जरूर। बता सकते हो। कोई आपको यही बात है मासूम, यही दिक्कत है ना, ये सारी सुनी सुनाई बातें हो जाती है, कहीं कहीं बातें होती है कि तुम्हारा ओपिनियन है मैं रिस्पेक्ट करूंगा, मेरा ओपिनियन तुम रिस्पेक्ट करो। मोस्टली एक पार्टी करती है पर दूसरी पार्टी नहीं, हम नहीं करेंगे, समझ रहे हो, कंट्रोवर्सी में कोई ओपिनियन से अगर अग्री नहीं करते तो फिर कमेंट्स में आप लिख सकते हो, और फिर भी आपको नहीं है पूरे विनम्रता तो के गाली साथ- दे देना, हम लोग कौन सा कमेंट तो हमने रिमूव कर ही सकते। पूरी विनम्रता से मैं कहता हूँ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई। ठीक है, तो इसी के इसी के साथ साथ आज के पॉडकास्ट हम लोग फिर खत्म करते हैं। खत्म